Hello friends, I hope you all are doing well and your study is going on track. Today I am going to start the second chapter of my economic series and the chapter name is National Income Accounting. National Income Accounting. But before discussing what is national income, my dear students, I want to know the answer of these two questions. First question is how much wealth are there in a nation, and second question is how to manage this money to secure the overall development. If you know the answer of these two questions, please answer me in a comment section. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए कि हाउ मच वेल्थ आर देयर इन अ नेशन। ठीक है, तो अगर आपको आंसर नहीं पता है तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस वेल्थ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारी कंट्री या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ वेल्थ कितना है, और दूसरा हम उस मनी को, उस वेल्थ को मैनेज कैसे करेंगे ताकि एक ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट हो। मतलब हेल्थ सेक्टर को अच्छा बनाया जा सके, एजुकेशन को अच्छा बनाया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए, इस वेल्थ को कैलकुलेट करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स एक कंसेप्ट इमर्ज हुआ जिसको हम बोलते हैं जीडीपी। यू ऑल आर वेरी वेल फैमिलियर विद दिस टर्म जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं, बट माय डियर स्टूडेंट्स बिफोर 18th सेंचुरी, बिफोर 18th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो ये जीडीपी का कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, तो तब क्या किया जाता था कि किसी भी स्टेट की, स्टेट मीन्स कंट्री, ठीक है, किसी भी कंट्री की वेल्थ को हम डिटरमाइन करते थे, कंट्री की वेल्थ को डिटरमाइन करते थे on the basis of number of gold that particular country have, या amount of gold that particular country have, then you can say that amount of grain उस particular country के पास कितना था, उसके पास number of coins कितने थे। तो जितना भी gold या grain या coins किसी particular country के पास ज़्यादा होगा, it means वो country जो थी वो ज़्यादा wealthier होगी। ये था बिफोर 18th सेंचुरी, हम कंट्री की वेल्थ को ऐसे डिटरमाइन करते थे माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन आफ्टर 18th सेंचुरी, या यू कैन से दैट कि ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी में क्या हुआ, एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है एडम स्मिथ, जिनका नाम क्या है, एडम स्मिथ, ये आए, इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया और अपनी बुक के अंदर उस चीज को डिफाइन किया। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, जो वेल्थ है किसी पर्टिकुलर कंट्री की, उसको हम इस नंबर ऑफ गोल्ड, ग्रेन या काइन के बेसिस पे डिटरमाइन नहीं कर सकते, बल्कि हम डिफाइन करेंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। और उनने उस टर्म की डेफिनेशन अपनी एक बुक में दी, जिस बुक का नाम इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। बुक का नाम आ गया माय डियर स्टूडेंट्स आपको कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड सोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक का नाम है, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि हम कंट्री की वेल्थ को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इन्होंने कहा कि किसी भी कंट्री की अगर आपने उसकी वेल्थ को डिटरमाइन करना है, वेल्थ को उसको कैलकुलेट करना है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन दैट पर्टिकुलर नेशन, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड इन द नेशन, उस वैल्यू को हम देखेंगे। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड्स देखिए आपके सीरियल्स आ गए, आपके पल्सेस आ गए, आपके ग्रेन आ गए, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए, आपकी और कोई चीज़ें जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। सर्विसेज सपोज की टीचिंग सर्विसेज आ गई, कोई प्रोफेशनल, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट जो सर्विसेज दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इवन एक वेटर एक रेस्टोरेंट में दे रहा है वो सर्विसेज। तो कहते हैं कि जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक पर्टिकुलर नेशन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी वैल्यू के बेसिस पे हम किसी कंट्री की जीडीपी को डिटरमाइन कर सकते हैं, हम किसी कंट्री की वेल्थ को डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, जीडीपी बोलते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे ही जीडीपी खत्म नहीं करने वाला, मैं आपको जीडीपी इस अंदाज से बताऊंगा कि आपको ये कभी जो है वो भूलेगा नहीं, या आपको कहीं भी प्रॉब्लम आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में क्रिएट नहीं करेगा। तो यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा कि बिफोर द 18th सेंचुरी नंबर ऑफ गोल्ड या गाइन्स या ग्रेन्स हम कंसीडर करते थे टू डिटरमाइन और टू कैलकुलेट द वेल्थ ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। बट आफ्टर द 18th सेंचुरी एक एडम स्मिथ एंड इकोनॉमिस्ट थे जिनकी बुक का नाम था एन इंक्वायरी
इनटू द नेचर एंड सोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने ये एक कंसेप्ट दिया, जिन्होंने कहा कि नहीं, वेल्थ ऑफ द कंट्री को हम डिटरमाइन करेंगे बाय कंसीडरिंग द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करके तो हम बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर नेशन की वेल्थ कितनी है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं मैं आपको बताऊंगा कि ये जीडीपी होता क्या है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि ये जीडीपी होता क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा। जीडीपी से पहले भी सपोज ये देखिए एक कंपनी ए है। क्या है? कंपनी ए है। मैं आपको जीडीपी इस हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा कि आप उसको मगअप करें, आप उसको क्रैम करें, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि इस कंपनी के थ्रू मैं आपको जीडीपी आपको ऐसे बता दूंगा कि आपको भूलेगा नहीं। सपोज एक कंपनी है जो क्या करती है कि सपोज बिस्किट बनाती है। क्या करती है? बिस्किट बनाती है। बिस्किट ये प्रोड्यूस करती है। ठीक है, बिस्किट ये प्रोड्यूस करती है और अराउंड 100 पैकेट, कितने पैकेट? 100 पैकेट पर ईयर ये बनाती है। ठीक है, और हर एक पैकेट का जो प्राइस है वो है RS10। ठीक है, तो एक साल में इसने 100 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट प्रोड्यूस किए, बनाए, और हर एक पैकेट की जो कॉस्ट है वो है अराउंड 10। तो एक साल में देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसकी जो टोटल इनकम होगी वो 1000 पर ईयर होगी। ठीक है, कितनी हो गई? 1000 पर ईयर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि यही होगी जीडीपी। यही क्या होगी? जीडीपी। मैंने एक कंपनी की बात की थी, वो कंपनी बिस्कुट बना रही है और वो उसका टारगेट है कि एक साल में वो सिर्फ 100 बिस्किट बनाती है, और एक बिस्किट का पैकेट कितना क्या है जो है वो 10 रुपीज़ का। तो एक साल में उसकी इनकम हो गई सपोज 1000। तो 1000 में जो भी उसकी इनकम हुई उसी को मैं बोलूंगा जीडीपी। उसी को मैं क्या बोलूंगा? जीडीपी। समझ आ गई? जो भी इनकम, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इसमें मैंने कोई टैक्स डिडक्शन की, कोई फी किया, कोई फाइन किया, कोई चालान किया। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जो भी इस कंट्री की इनकम हुई एट दैट पर्टिकुलर ईयर, मतलब ईयर इन विच द कंपनी ए प्रोड्यूसेस 100 पैकेट्स हैविंग द कॉस्ट RS10, उसकी इनकम या उसकी जीडीपी इतनी होगी। लेकिन अगर मैं सिमिलरली अगर मैं ऑल कंपनीज की या फिर्म्स की बात करता हूं, ठीक है, या फिर मैं ऑल द इंडिविजुअल्स की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? ऑल द इंडिविजुअल्स की बात करता हूं। तो ये भी देखिए, ये भी तो क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे कोई गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारे जैसे इस ए कंपनी ने प्रोड्यूस करा, वैसे ही जितनी भी कंपनीज हैं हमारी कंट्री के अंदर, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं या इंडिविजुअल्स की बात करता हूं, तो ये भी कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। तो इनकी जो इनकम होगी माय डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो इनकम होगी, इनकी इनकम फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं से 2 लाख। कितनी होगी? 2 लाख। आप 10 लाख मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो ये जो इनकी इनकम है, ये माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगी? जीडीपी ऑफ इंडिया होगी। जीडीपी ऑफ इंडिया होगी। क्यों? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इन द कंपनी ए एंड हियर? कंपनी ए में ओनली वन कंपनी ए इज कंसीडर, बट इन द सेकंड केस मैंने सभी कंपनी एंड इंडिविजुअल्स या फिर्म्स की बात की है। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ये प्रोड्यूस करेंगे, उनकी जो फाइनल वैल्यू सपोज मैंने मान लिया 2 लाख है, तो ये 2 लाख जो होगा ये जीडीपी ऑफ इंडिया होगा। आई होप अब तो जीडीपी में आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनकी वैल्यू को हम बोलते हैं क्या? अच्छा, कि जीडीपी। क्या बोलेंगे? जीडीपी। अब यहां से भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर चलते हैं आगे, फिर देखते हैं कि जीडीपी क्या होता है। अब अगर ऐसे भी आपको समझ नहीं आया तो जीडीपी, ये देखिए 3 लेटर है, तो आप 3 में पहले आप जी मान लीजिए, GROSS, ग्रास। अगर देखिए ये ग्रास आपका ग्रास नहीं है, GRASS वाला नहीं है, दिस ग्रास मीन्स टोटल। तो अब 1 बाई 1 में एक एक लेटर को लेके चलूंगा, एक एक वर्ड को लेके चलूंगा, फिर मुझे लगता है कि आपको जीडीपी जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो ग्रास का मतलब होता है टोटल वैल्यू। क्या होता है? टोटल वैल्यू विदाउट एनी डिडक्शन। विदाउट एनी डिडक्शन। टोटल वैल्यू ऑफ व्हाट? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी डिडक्शन मीन्स कोई इसमें से आपने अगर टैक्स पे किया है किसी पर्टिकुलर आइटम पे, तो वो टैक्स इस टोटल वैल्यू में से आप डिडक्ट नहीं करेंगे। वो टैक्स वाला अमाउंट, आपने कोई फी पे की है, आपने कोई चालान पेश किया है, ट्रैफिक पुलिस वाले कोई फाइन दिया है, ठीक है,
एटसेट्रा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने डिडक्ट नहीं करना है उस टोटल वैल्यू में से। सपोज टोटल वैल्यू आपकी 2 लाख थी, 2 लाख में से आपने 10,000 टैक्स दे दिया, कोई फी पे की, कोई कुछ किया, तो ये सारा उसमें से आपने डिडक्ट नहीं करना है। इस ग्रास का मतलब ये हो गया। सेकंड टर्म है माय डियर स्टूडेंट्स डोमेस्टिक, DOMESTIC। सेकंड टर्म से आगे माय डियर स्टूडेंट्स डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब हो गया माय डियर स्टूडेंट्स के विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री, विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री, विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, कि जो भी एक टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया है। सपोज अगर मैं ये प्यारा भारत हमारा आ गया, तो मैं इसका ये मैंने बनाया, ऊपर ये JNK भी सपोज आ गया, तो अगर मैं इस टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी चीज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक। क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक। आपने ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, आपने राइस किया, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कोई फोन, कोई क्रिकेट किट या एनीथिंग, कोई टेबल मार्कर, जो भी आपने प्रोड्यूस इस गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है कि ये जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, या ये जो आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ यही वाली बाउंड्री है, इसकी मेनलैंड बाउंड्री है? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वाटर आता है वो भी इसी में आएगा, वो भी इसी में आएगा। तो ये चीज आपने नोट डाउन करनी है कि इस डोमेस्टिक टेरिटरी में आपका क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्री की बाउंड्री, क्या आ जाएगा आपकी कंट्री की बाउंड्री, ये आपके MCQ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। सेकंड आ जाएगा आपका एम्बेसी, एम्बेसीज या फिर कंसुलेट्स। अब क्या होते हैं एम्बेसीज या कंसुलेट्स? थर्ड हो जाएगा आपका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। फोर्थ हो जाएगा ऑफ द कंट्री एब्रॉड, एब्रॉड का मतलब हो गया फॉरेन, ठीक है। फोर्थ सपोज आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स शिप, या कोई एयरक्राफ्ट है, शिप है या फिर कोई एयरक्राफ्ट है, या कोई फिशिंग वेसल है, या कोई फिशिंग वेसल है, या फिर अगर कोई ऑयल रिग्स है जिसको ऑपरेट कर रहा है, मतलब इन सबको शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल, जिसको ऑपरेट कर रहा है कौन? इंडियन रेजिडेंट, ऑपरेट इंडियन रेजिडेंट, ऑपरेट इंडियन रेजिडेंट माय डियर स्टूडेंट, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। आई होप यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक तो कंट्री की बाउंड्री नो डाउट, इसमें इंक्लूडिंग वाटर आ जाएगा, क्योंकि कोई भी देखिए शिप है, कोई फिशिंग वेसल है, तो वो इसी वाटर में ही ऑपरेट होगा, इसी वाटर में ही उसका मतलब उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए या एनी अदर पर्पस के लिए यूज करेगा। लेकिन अगर वो शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल जो है, अगर कोई इंडियन उसको ऑपरेट कर रहा है, देन वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। उसके बाद मैंने कहा एम्बेसीज या कंसुलेट। एम्बेसीज माय डियर स्टूडेंट्स होता है कि देखिए एक पर्टिकुलर स्कूल है XYZ, उसके अंदर सपोज स्टाफ काम कर रहा है, और उस स्टाफ को हेड कौन कर रहा है? उसका प्रिंसिपल। उसको हेड कौन कर रहा है? उसका प्रिंसिपल। तो अब ये स्टाफ कहीं पिकनिक के लिए सपोज गया है, तो वहां पे ये स्टाफ अपने उस स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, अपने उस स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा, एंड दिस स्टाफ इज हेडेड बाय प्रिंसिपल। इन द सेम मैनर माय डियर स्टूडेंट, एम्बेसीज क्या हो गया कि मतलब कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनको हेड कौन करता है? एम्बेसडर। कौन करता है? एम्बेसडर। और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं किसी फॉरेन कंट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल आप USA, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे कुछ इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनको हेड करता है एम्बेसडर, और वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं कहां पे? अमेरिका के अंदर या किसी भी कंट्री की आप बात कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको ये डोमेस्टिक वाला कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। आपको एग्जामिनर ऐसे ही पूछेगा। उसके बाद डोमेस्टिक में एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डोमेस्टिक में एक चीज मैं आपको माय डियर स्टूडेंट्स और भी बताना चाहूंगा। इसमें जो भी अगर कोई हमारा देखिए, यू कैन से दैट कि इट एक्सक्लूड द गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट। रेजिडेंट आप समझते हैं जो इंडियन होगा, ठीक है। रेजिडेंट इंडियन नेशनल अब्रॉड,
देखिए अगर कोई इंडियन अगर किसी अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है तो वो जीडीपी का पार्ट नहीं होगा, वो डोमेस्टिक में नहीं आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वो क्यों? अच्छा, क्योंकि मैंने डोमेस्टिक का मतलब कि विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया, दो इट इंक्लूड्स वाटर, दो इट इंक्लूड्स एयर, सॉरी, शिप, एयरक्राफ्ट, ठीक है, मिलिट्री बेस दैट इंडिया हैव एस्टेब्लिश्ड इन एनी अदर कंट्री, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे, बट एक्सक्लूड द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन रेजिडेंट। लेकिन प्रोड्यूस कहां पे कर रहा है? अब्रॉड में, किसी फॉरेनर कंट्री में, तो ये जीडीपी का पार्ट नहीं होगा। थर्ड टर्म है माय डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट, PRODUCT। तो प्रोडक्ट क्या हो गया कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक फार्मर प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है। एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है या इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, कोई टीचर प्रोड्यूस कर रहा है, कोई डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, कोई एनी अदर प्रोफेशनल जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो आएगा आपके प्रोडक्ट का पार्ट। वो क्या आ जाएगा? आपके प्रोडक्ट का पार्ट। तीन लो, मैंने तीनों जो ये लेटर थे G, D एंड P मैंने डिस्कस कर दिया। G स्टैंड फॉर एक क्विक रिवीजन, ठीक है ना। G स्टैंड फॉर टोटल वैल्यू विदाउट एनी डिडक्शन, मतलब हमने कुछ भी डिडक्ट नहीं करना है। सेकंड आ जाएगा डोमेस्टिक, मतलब इट यू कैन से दैट कि विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया, जिसमें एम्बेसीज, कंसुलेट कंसीडर किए जाएंगे। मिलिट्री बेस अगर इंडिया ने कहीं एस्टेब्लिश किया है मेडागास्कर में या किसी भी आइलैंड के अंदर, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया कि एयरशिप्स हो गया, वेसल्स हो गया, फिशिंग वेसल्स हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। थर्ड एक और मैंने पॉइंट इसमें ये बताया कि लेकिन इसमें से हम एक्सक्लूड करेंगे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडियन प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन प्रोड्यूस किसी दूसरी कंट्री में कर रहा है, ये हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट मैंने आपको ये बताया कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे कोई फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है, कोई इंडस्ट्री वाला बना रहा है, बिग फैक्ट्रीज वाला, कोई प्रोफेसर बना रहा है, इवन एक आप मान लीजिए जो एक हाउस मेड होती है, हाउस मेड, वो भी इस जीडीपी का पार्ट होगा, क्योंकि उस हाउस मेड को हम पे कर रहे हैं, वो घर पे आ रही है, काम कर रही है, तो उसके बदले में उसको हम पेमेंट दे रहे हैं, तो इट मीन्स ये पार्ट होगा जीडीपी का। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, हाउस वाइफ्स जो होती हैं वो जीडीपी का पार्ट नहीं होंगी, वो जीडीपी का पार्ट नहीं होंगी। वाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज कभी आपने अपनी मदर को या कभी आपने अपनी सिस्टर को किसी काम के लिए आपने पेमेंट की है? नहीं की है, तो इट मीन्स हम उसको पे नहीं कर रहे हैं। तो अगर पे नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी, ठीक है। हाउस मेड को करेंगे बट हाउस वाइफ्स को नहीं करेंगे, क्योंकि हाउस वाइफ को हम पेमेंट नहीं करते हैं। तो आई होप यहां तक आपको ये जीडीपी के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। इसमें अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना है। तो अब अगर मैं एक डेफिनेशन बोलूं जीडीपी की, तो जीडीपी हो गया कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, ठीक है, during a year, you can say that, or in a one financial year, ठीक है। total value of all goods and services produced in a country by a companies, या फिर आप इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? जीडीपी, उसको हम क्या बोलेंगे? जीडीपी। लेकिन एक चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कभी यूपीएससी या स्टेट पीएससी आपको पूछ सकता है। देखिए जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं, इंपोर्ट का मतलब ऐसे गुड्स एंड आइटम, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो इंपोर्टेड आइटम्स को हम आर नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी, इसको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये मैं चीज़, अगर आपने जीडीपी का अच्छे से कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा तो फिर आपको ये लिखवाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप इसको याद रख लीजिए कि जो हम बाहर से कोई चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं वो जीडीपी का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि जीडीपी में जो डी है उससे आपको ये पता चल जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको जीडीपी को अच्छे से डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जीडीपी के बारे में कि मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक फेवरेट टॉपिक है, यूपीएससी भी हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है और पूछेगी भी। तो देखिए इसके तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है इसका कौन सा? इनकम मेथड, ठीक है, तीन मेथड है। दूसरा मेथड है इसका कौन सा? कि वैल्यू एडिड मेथड, और यू कैन से दैट प्रोडक्ट मेथड, एंड थर्ड मेथड इज द एक्सपेंडिचर मेथड।
तो लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। फर्स्ट वन इज योर इनकम मेथड। तो मैं इसको भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। सपोज देखिए एक कंपनी ए है। कौन सी है? एक कंपनी ए है। क्या है? एक कंपनी आपके पास ए है। ये कंपनी ए क्या करती है कि ये सपोज चॉकलेट बनाती है। क्या बनाती है? चॉकलेट बनाती है, ठीक है। लेकिन ये जो कंपनी ए है, इस चॉकलेट ये जो प्रोड्यूस कर रही है, चॉकलेट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, तो इसका अकाउंट बुक आपके पास है, आपको मिल जाती है, ठीक है, अकाउंट बुक। और इस अकाउंट बुक में ओनली एक्सपेंडिचर इज मेंशन, एक्सपेंडिचर इज गिवन, ठीक है, ओनली एक्सपेंडिचर इज गिवन, एक्सपेंडिचर इज गिवन। देन हाउ यू वुड बी एबल टू कैलकुलेट इट्स जीडीपी, कैलकुलेट्स इट्स टोटल इनकम on the basis of this account book in which only the expenditure is given। कैसे आप इस अकाउंट बुक के थ्रू आप इस कंपनी ए की टोटल इनकम को कैलकुलेट करेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए चाहे वो कंपनी ए है, चाहे कंपनी बी हो, चाहे टोटल इंडिविजुअल्स हों, चाहे टोटल जो कंपनीज हों, उनकी अगर हम बात करें तो अगर उसका एक्सपेंडिचर है तो देखिए वो अपना एक्सपेंडिचर को जो है अगर उसने इस अकाउंट बुक में मेंशन किया है तो वो अपना एक्सपेंडिचर 4 जगहों पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा। एक आर है, दूसरा आपका वेजेस है, डब्ल्यू है, तीसरा आपका आई है, एंड चौथा आपका पी है। अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज दिस आर, डब्ल्यू, आई एंड पी? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आर है आपका रेंट। क्या है? ये आपका रेंट। ये डब्ल्यू है आपका वेजेस, ये आई है आपका इंटरेस्ट सॉरी, और ये जो पी है ये है माय डियर स्टूडेंट्स क्या? अच्छा, आपका प्रॉफिट इस कंपनी ए का। अब देखिए अगर इस कंपनी ए की अकाउंट बुक हमारे पास थी जिसके ऊपर ओनली एक्सपेंडिचर ही उसने दिया हुआ था। जैसे आप घर में देखिए, अगर आपका कोई बिजनेस है, आप कोई काम करते हैं, तो जो भी इनकम होगी आपकी या आप एक्सपेंडिचर डेली का कर रहे हैं वो आप अपने एक रजिस्टर पे, एक बुक पे आपको रात को लिख देंगे। तो आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर आप उस सारे को सम करेंगे, देखेंगे कि मैंने कितना एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, या इनकम मैंने कितनी की। तो इस कंपनी ए की भी वही बात है, इसके पास जितनी भी इनकम आई ना, इसने इन 4 ही जगहों पे खर्च किया। तो सिमिलरली आप में कंट्री में किसी भी कंपनी की या इंडिविजुअल की बात करूं तो वो इन्हीं 4 चीज़ों पे इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर ए कंपनी अगर कहीं किसी पर्टिकुलर लैंड पे अगर ये बनी हुई है तो उस लैंड का ये रेंट पे करेगी। क्या करेगी? लैंड का ये रेंट पे करेगी। और वही लैंड का जो रेंट जो इसके एक्सपेंडिचर में आएगा वो इसने इस अकाउंट बुक में लिखा था। दूसरा देखिए, अगर वो कंपनी अगर चॉकलेट बना रही है तो चॉकलेट खुद तो नहीं बनाएगी, उसके लिए उसको लेबर चाहिए, तो उस लेबर के लिए वो वेजेस देगी। क्या देगी? उनको वेजेस देगी, ठीक है। तो वो लेबर की जो वेजेस उसने दी वो भी उसके एक्सपेंडिचर में मेंशन थी, उस अकाउंट बुक में मेंशन थी। थर्ड देखिए, उसने इंटरेस्ट पे किया। अगर उसने इस कंपनी को बनाने के लिए कुछ क्रेडिट बैंक से लिया था, मशीनरी को परचेज करने के लिए अगर क्रेडिट उसने अवेल किया था थ्रू बैंक, तो उस बैंक का अब वो इंटरेस्ट पे करेगा। क्या करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। कहाँ पे? मतलब जो भी कैपिटल उसने, यू कैन से दैट के इन्वेस्टेड टू बिल्ड द फैक्ट्री, मतलब उस फैक्ट्री को बिल्ड करने के लिए जो भी कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर उसने सपोज इंटरेस्ट देना है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है। तो जो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट देगा। और फोर्थ देखिए, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट जो उस फिल्म के पास है विद द फिल्म, या यू कैन से दैट कि वो उसको अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में भी रख सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए, सपोज मैं मान लेता हूं कि इसने जो लैंड का रेंट दिया है वो दिया है इसने 2 लाख। कितना दिया है? 2 लाख, मतलब 1 साल में सपोज। उसके बाद अगर जो इसने लेबर वेजेस दिए हैं वो सपोज मैं मान लेता हूं 3 लाख। उसके बाद जो इसने इंटरेस्ट पे किया है 1 साल के अंदर, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सपोज मान लेता हूं 2 लाख। प्रॉफिट जो इसने अर्न किया है सपोज मैं मान लेता हूं 3 लाख। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप इन सब को सम करोगे, रेंट कितना था? 2 लाख, प्लस लेबर को वेजेस इसने कितनी दी? 3 लाख, प्लस जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वो कितना किया इसने? 2 लाख, प्लस जो इसके पास प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 3 लाख। तो 3 2 5 और 3 8 और 2 10, टोटल हो गया 10 लाख। मतलब इस कंपनी ए की जो टोटल इनकम एक 1 पर्टिकुलर ईयर्स में हुई 10 लाख, विच इज द जीडीपी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी ए। तो एज्यूम कर लीजिए कि अगर जितनी भी कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, इंडिविजुअल्स, फार्मर, टीचर्स, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन सब की अगर हम उस इनकम को
और सॉरी उसके इन एक्सपेंडिचर को अगर हम सम करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स हम कंट्री की जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो अब एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए एक चीज आपको याद रखना है कि व्हाट इज जीडीपी थ्रू इनकम मेथड। तो माय डियर स्टूडेंट्स जीडीपी थ्रू इनकम मेथड इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी। ऐसा अगर फॉर्मूला आपको आ जाए तो आपका आंसर ये होना चाहिए 101%। ठीक है, तो अब ये रेंट वेजेस इतनी चीज आपको याद रखनी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बेसिस पे अब आपको ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी अब कभी आपको लाइफ टाइम में ये भूलेगा नहीं। तो एग्जाम में इतना आ जाएगा, या पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द जीडीपी, तो मेथड देगा इनकम मेथड, तो 3-4 कोई मेथड दूसरे दे देगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द जीडीपी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट मेथड है इसका, कौन सा, प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा, वैल्यू एडेड मेथड। माय डियर स्टूडेंट्स वो भी मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा, तो आई होप कि आप इन चीजों को एंजॉय करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा आपका वैल्यू एडेड मेथड, आर यू कैन से दैट प्रोडक्ट एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड सिंपली। इस मेथड में जो भी इंडिविजुअल्स या फिर्म्स या कंपनी में या आप किसी एक पर्टिकुलर गुड्स को बनाने में या सर्विसेज को प्रोवाइड करने में जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं उस वैल्यू का हम सम करेंगे, उस वैल्यू को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमें जीडीपी का पता चल जाना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक लाइन इसमें आप याद रखिए, सम ऑफ वैल्यूज added by all individuals या फिर्म्स की बात करूंगा इन एन इकोनॉमी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वैल्यू एडेड मेथड। और इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। फॉर्मूला आ जाएगा आपका सेल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कितनी है, सेल प्राइस मतलब जो भी गुड्स आप बेच रहे हैं उसको कितने कॉस्ट पे बेच रहे हैं, सेल प्राइस ऑफ कमोडिटी माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो मतलब जो भी सेल प्राइस है उस कमोडिटी का, जो सेलिंग प्राइस है जिस प्राइस पे आप उस पर्टिकुलर गुड को बेच रहे हो, माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड, मतलब उसके जो रॉ मटेरियल आपने उस गुड को बनाने में यूज किया है उस गुड्स की आप कास्ट को डिडक्ट कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, तो अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, एक वुड कटर था, ये कहां पे गया, ये फॉरेस्ट में गया। कहां पे गया, ये फॉरेस्ट में। तो इसने वहां से एक क्या लाया, एक लॉग ऑफ वुड लाया। क्या लाया, एक लॉग ऑफ वुड लाया। और इस लॉग ऑफ वुड को इसने क्या किया, एक प्लाई मेकर को बेचा RS 100 का। कितने का बेचा, 100 का। तो इट मीन्स यू कैन से दैट कि इस वुड कटर ने उस लकड़ी के ऊपर 100 की वैल्यू, क्योंकि उसने जंगल में जाके काटा, काटने के बाद इस प्लाई मेकर के पास आके तो इसने इसको 100 का बेचा। तो इट मीन्स इसने वैल्यू जो ऐड की है वो है 100। इस प्लाई मेकर ने क्या बनाई, प्लाई बनाई, और प्लाई बना के इसने एक कारपेंटर को बेच दिया। किसको बेच दी, कारपेंटर। कारपेंटर को कितने की बेची, इसने सपोज RS 300 की बेची। कितने की बेची, RS 300 की। मतलब ये जो प्लाई इसने बनाई ये एक कारपेंटर को बेची कितने की, 300 की। इस कारपेंटर ने क्या किया, इसने उसका टेबल बना दिया, और इस टेबल को इसने क्या किया, इस टेबल को इसने मार्केट में बेच दिया। लेकिन बेचा कितने का, अच्छा RS अराउंड सपोज मान लीजिए आप 1000 का बेचा। कितने का बेचा, अराउंड 1000 का बेचा इसने। ठीक है, RS 1000 का इसने बेच दिया। ठीक है, इस मार्केट के अंदर। तो मैंने आपको कहा कि हम ये वैल्यू एडेड मेथड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक तो सेल प्राइस ऑफ कमोडिटी, जैसे वुड कटर ने ये लॉग ऑफ वुड 100 का बेचा। उसके बाद देखिए प्लाई मेकर ने ये प्लाई 300 की बेची, कारपेंटर ने ये टेबल 1000 का बेचा। तो देखिए इस सेल प्राइस ऑफ कमोडिटी में से हम कॉस्ट प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट गुड को डिडक्ट करेंगे। तो डिडक्ट करने के बाद जो बचेगा उन सब को सम करेंगे। सम करने से हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू जीडीपी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जो वैल्यू इस वुड कटर ने ऐड की वो है आपकी RS 100। क्या है, RS 100। जंगल में गया, फॉरेस्ट में गया, लकड़ काट के लाया और दिया इस प्लाई मेकर को कितने की, 100 की। प्लस इस प्लाई मेकर ने कारपेंटर को प्लाई 300 की बेची, लेकिन इसने ली कितने की थी, 100 की। तो 300 माइनस 100 पीछे बच गया आपका 200। मीन्स इसने जो वैल्यू ऐड की है किसने, प्लाई मेकर ने, वो सपोज 200 की है। ठीक है, क्योंकि 100 तो वो इंटरमीडिएट कॉस्ट आ गई ना उस गुड को बनाने में। उस प्लाई को बनाने के लिए 100 रुपये की तो उसने वही लिया ना, आपकी वुड ही ली है। तो
तो अब इसने जो वैल्यू ऐड की है वो 300 इसका सेलिंग प्राइस था, जो लिया था, जो इसने वो 100 का लिया था, तो बच गया पीछे 200 प्लस। अब इस कारपेंटर ने मार्केट में टेबल बना के बेचा, कितने का बेचा? 1000 का। लिया कितने का था? वो जो प्लाई ली थी वो ली थी 300 की, तो इस 1000 में से हम 300 निकाल देंगे, पीछे बच जाएगा हमारे पास 700। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अराउंड 1000। कितना आ जाएगा? 7 दोनों, ये आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, तो अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि जो भी वैल्यू ऐड की है, अगर इस अबव मेथड की बात करूं तो यू कैन से दैट इस अबव मेथड या अबव एग्जांपल की हेल्प से आप ये बोल सकते हैं कि जीडीपी इज इक्वल टू वैल्यूज एडेड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल वो वुड कटर था, वो प्लाई मेकर था, वो कारपेंटर था, तो कितनी कितनी इन्होंने की? 100 की, 200 की, 700 की, तो जीडीपी हो जाएगी आपकी कितनी? 1000। तो सिमिलरली ऑल इंडिविजुअल, ऑल कंपनीज, ऑल फिर्म, सबको आप अगर उनकी वैल्यूज जो वो ऐड कर रहे हैं उसको आप ऐड करेंगे तो उसके थ्रू आप वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू आप जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ भी यहाँ तक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से चलो एक क्विक रिवीजन के थ्रू। वैल्यू एडेड मेथड में क्या करते हैं कि जो भी इंडिविजुअल्स या फिर्म्स हैं जो वैल्यू वो ऐड करते हैं उसको हम मतलब यूज करते हैं टू कैलकुलेट द जीडीपी। ठीक है, फार्मूला क्या है? सेल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट गुड। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, वुड कटर था, फॉरेस्ट में गया, एक लॉग ऑफ वुड लाया, वो इसने प्लाई मेकर को बेचा अराउंड 100, और उस प्लाई मेकर ने प्लाई बना के तो RS 300 का बेचा। इट मीन्स यू कैन से दैट कि दिस प्लाई मेकर ने हैव एडेड द वैल्यू ऑफ 200, और इसने कारपेंटर को बेचा जिसने टेबल बनाया और 1000 का बेचा। 1000 में से 300 निकाल देंगे, मतलब 700 की वैल्यू इसने ऐड की है। ठीक है ना, तो अब इन सब को आप सम करेंगे तो आपकी जीडीपी निकल जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट और थर्ड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, कभी देखा है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, हम पीछे 1 घंटे से पढ़ते आ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि हु परचेज ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूसिंग इन अवर कंट्री या विच आर प्रोड्यूसिंग इन एनी पर्टिकुलर नेशन? तो मुझे बताइए आप। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं एक कंट्री के अंदर, उसको परचेज या तो मैं करूँगा या तो आप करेंगे, या इन जनरल बोलेंगे पीपल्स। उसके बाद देखिए कोई कंपनी है, कोई फिर्म है, उसके बाद देखिए गवर्नमेंट है, तो मतलब हम ही खरीदेंगे ना वो गुड्स एंड सर्विसेज। तो जस्ट एज्यूम कीजिए कि अगर हम जो भी अर्निंग है हमारी, जो भी हमारी इनकम है, वो सारी की सारी इनकम हम इन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में ही लगा रहे हैं ना, नहीं लगा रहे आप? तो जितनी भी हमारी इनकम थी वो सारी की सारी हमने उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में लगा दी। तो इट मीन्स वो जो हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में लगा रहे हैं, इट मीन्स वो हमारा एक्सपेंडिचर आ गया। मतलब मैंने किया, मेरा एक्सपेंडिचर, आपने किया, आपका, गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट का, किसी कंपनी ने किया तो कंपनी का आ जाएगा। तो मीन्स अगर मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप उस सारे एक्सपेंडिचर को ऐड कर दो तो आप तो जीडीपी कैलकुलेट कर लोगे ना उस कंट्री की, थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। मतलब आपने कितना एक्सपेंडिचर किया, आपका कितना स्पेंड किया आपने, अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव इन्वेस्टेड टू परचेज द डिफरेंट कमोडिटीज। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि इसी क्वेश्चंस का मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं कि हु परचेज ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ नेशन। कौन परचेज करेगा? तो आंसर में इसका आपको दे देता हूं, दे भी दिया है, पीपल, जिसमें इंक्लूडिंग मी एंड यू। ठीक है, एक आ गया पीपल, देन आप कंपनी, या जिसको मैं फिल्म बोल सकता हूं। ठीक है, थर्ड देखिए कौन है? गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन, गवर्नमेंट ऑफ दैट नेशन, मतलब उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होगी वो उसको परचेज करेगी। तो यही कर रहे हैं ना सारे। इट मीन्स ये जो भी हैं, कौन कौन? ये तीनों। ठीक है, पीपल भी, कंपनी भी और गवर्नमेंट भी, जो भी इनकी अर्निंग है, जो भी क्या है, अर्निंग है, ये सारी की सारी स्पेंड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। ठीक है, तो अगर हम इनकी इस स्पेंडिंग को या इस इन्वेस्टमेंट को अगर हम सम कर देंगे, गवर्नमेंट का भी, पीपल का भी, फिर्म का भी, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा क्या? जीडीपी का। थ्रू विच मैथड? थ्रू एक्सपेंडिचर मैथड। लेकिन इसमें एक चीज माय डियर स्टूडेंट्स आपने और भी याद रखनी है कि देखिए हमने स्पेंडिंग तो की है, लेकिन ये पीपल, ये कंपनी, फिर्म या गवर्नमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, ये तो सम टाइम इंपोर्ट भी करेगा ना।
आपको कोई इंडियन कंपनी ने जो मोबाइल बनाया था वो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपने एप्पल फ़ोन को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, अमेरिका से मंगवा लिया, ठीक है। लेकिन ये एप्पल फ़ोन प्रोड्यूस सपोज अमेरिका में हुआ है, ये इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर नहीं हुआ है। तो इट मीन्स जो चीज़ें या जो इंपोर्टेड आइटम होंगी, फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा एप्पल का फ़ोन, एप्पल फ़ोन, ठीक है, वो वाला अमाउंट आपने डिडक्ट करना है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा इंपोर्टेड आइटम का, बिकॉज उनकी मैन्युफैक्चरिंग किसी दूसरी कंट्री में, अब्रॉड फॉरेन कंट्री में हुई है। समझ आ गई। दूसरी बात, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को हम इंक्लूड करते हैं इस एक्सपेंडिचर मेथड में, ठीक है, इंक्लूडेड। वाई बिकॉज एक्सपोर्टेड आइटम जो भी होगी वो प्रोड्यूस हो रही है विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट, सपोज ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस किया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हुई है, तो अब इसको मैं किसी फॉरेन कंट्री में भेज रहा हूं, तो ये हो गया एक्सपोर्ट। तो इट मीन्स एक्सपोर्टेड आइटम को आप इंक्लूड करेंगे, या जो भी आपने एक्सपोर्ट किया उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है, और इंपोर्टेड आइटम को आप डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मुझे लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली। देखिए, मैंने आपको बताया कि एक तो पीपल है, कौन है, पीपल है, ठीक। सेकंड मैंने आपको कौन बताया, एक फिल्म बताई मैंने आपको। थर्ड मैंने आपको क्या बताया, गवर्नमेंट बताया। फोर्थ मैंने आपको क्या बताया, एक्सपोर्ट बताया। क्या बताया, एक्सपोर्ट। देखिए, अगर कोई पीपल, मतलब मैं, आप, या कोई भी XYZ, आपका दोस्त, आपके घर वाले, अगर तो कोई अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर रहे हैं टू परचेज एनी फूड आइटम, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो फूड आइटम आप ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं, आपने उसको कंज्यूम करना है ना, खाने के लिए ले रहे हैं ना, तो उस एक्सपेंडिचर को मैं बोलूंगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलूंगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप जाइए पूरे यूट्यूब पे, मतलब सारी वीडियोस देखिए, अगर इतनी कंप्रीहेंसिवली में और इतने अच्छे तरीके से अगर कहीं पे आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये कंसेप्ट्स समझ आ गए, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और अगर इन केस नहीं मिलता है, तो फिर अपने फ्रेंड से, अपने भाइयों से, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर सपोज देखिए, जो पीपल मार्केट में गए, उन्होंने जो एक्सपेंडिचर किया, उस एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिमिलरली, अगर इस फिल्म या कंपनी ने कहीं कोई एक्सपेंडिचर किया है किसी पर्टिकुलर आइटम को खरीदने के लिए, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को, किसी, मतलब यू कैन से दैट के इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए, अगर इसने जो एक्सपेंडिचर किया है उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक। गवर्नमेंट ने जो किया है उसको मैं बोलूंगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलूंगा, एक्सपेंडिचर। जो पीपल ने किया, इसको सपोज मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं C के साथ, बिकॉज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को मैं कर देता हूं I के साथ, जो किसी फिल्म ने किया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को मैं G के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, और X को रिप्रेजेंट करता हूं मैं X के साथ, सॉरी, एक्सपोर्ट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं X के साथ। एक्सपोर्टेड आइटम्स आर दोज आइटम्स विच आर मैन्युफैक्चरिंग विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट दैट पर्टिकुलर आइटम्स, ठीक है ना, टू गेट मोर प्रॉफिट सपोज, तो वो हो गया आपका एक्सपोर्टेड आइटम्स, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर मैं पीपल की बात करता हूं, तो ये तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, इसने कोई फूड आइटम ली, सीरियल्स लिए, पल्सेस लिए, कोई शॉपिंग की, कुछ भी लिया, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेंडिचर दो जगहों पे करेगा, दो जगहों पे करेगा। सुनिए, एक तो ये डोमेस्टिक करेगा, डोमेस्टिक मतलब अपनी होम कंट्री से ही खरीदेगा। दूसरा ये इंपोर्ट करेगा। क्या करेगा, अगर वो आइटम या वो कमोडिटी, वो प्रोडक्ट इसको अपनी कंट्री के अंदर नहीं मिला, तो इसने बाहर से भी तो ये इंपोर्ट कर सकता है, ठीक है ना। अगर आपके पास, आप ज़्यादा वेल्दियर हैं, रिचर हैं, तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर आइटम को। सिमिलरली, ये जो फिल्म है, ये भी अपने उस एक्सपेंडिचर को या तो डोमेस्टिक मार्केट में करेगी, या फिर इसने भी क्या करना है कि किसी पर्टिकुलर आइटम को इंपोर्ट करना है बाहर की कंट्री से। सिमिलरली, गवर्नमेंट भी जो है अपना एक्सपेंडिचर या तो डोमेस्टिक मार्केट में करेगी या फिर इंपोर्ट करेगी अगर किसी आइटम को, तो वो इंपोर्ट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो, और उसके बाद एक्सपोर्ट तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए, अब जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैंने कहा डोमेस्टिक मार्केट में भी हो सकता है और इंपोर्ट भी हम कर सकते हैं। इस इंपोर्ट को मैं CM लिखता हूं। C हो गया आपका सपोज कंजम्पशन, और M मान लिया मैंने इंपोर्ट। अब यहां पे जो इसने इंपोर्ट किया, इसको मैं मान लेता हूं I और M। I हो गया आपका इन्वेस्टमेंट और M हो गया इंपोर्ट। इस गवर्नमेंट ने जो किया, इसको मैं लिखता हूं G और I। G हो गया गवर्नमेंट और I हो गया आपका, सॉरी, M हो गया आपका इंपोर्ट, ठीक है, M हो गया आपका
इंपोर्ट। तो मैंने जो अगर पीछे मैंने आपने देखा है तो मैंने कहा था कि इंपोर्टेड आइटम को डिडक्ट करेंगे, इंपोर्टेड आइटम को डिडक्ट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम फाइनल इसके कंक्लूजन पे आ गए हैं। अब देखिए जीडीपी थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, जीडीपी थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड क्या होगा, ये होगा आपका कंजम्पशन पे जितना भी आपने एक्सपेंडिचर किया, प्लस आपने इन्वेस्टमेंट पे जितना भी एक्सपेंडिचर किया, प्लस आपने या मतलब सॉरी गवर्नमेंट ने जितना भी एक्सपेंडिचर किया, प्लस आपने जो एक्सपोर्ट किया है, माइनस आपने क्या करना है इसमें से इंपोर्ट, माइनस इसमें से इंपोर्ट। ये एम क्या हो गया, ये एम आ गया आपका सी एम मतलब कंजम्पशन एक्सपोर्ट, प्लस आई एम मतलब आपका इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट, प्लस जी एम मतलब गवर्नमेंट का इंपोर्ट। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आपको पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो सी क्या हो गया आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी आ गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स आ जाएगा आपका एक्सपोर्ट, एम हो गया इंपोर्ट, और वो इंपोर्ट आपका ये वाला आ जाएगा। मैंने आपको एक एक चीजें करके बताई हैं। अगर माय डियर स्टूडेंट्स ये अभी भी आपको नहीं आया तो प्लीज एक बार इसको आप दोबारा से वाच कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको शेयर शार्ट मतलब 2 मार्क्स दे सकते हैं अगर आप यूपीएससी का एग्जाम या स्टेट पीएससी का दे सकते हैं, और अदर किसी मतलब स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको ये 1 मार्क्स का आता ही है, तो मतलब डेफिनेटली आपको आ जाएगा। 1 टाइम एफर्ट्स आपके लगने हैं, 1 घंटा लगना है, तो ये चीज़ें फॉरएवर के लिए आपको आ जानी है। तो एक बार मैं इसको क्विक रिवीजन बता देता हूँ आपको। एक्सपेंडिचर मेथड में देखिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं, इनको कौन परचेज कर रहा है, मैं और आप, कंपनी, गवर्नमेंट कर रही है परचेज। तो जो भी परचेज कर रही है इट मीन्स वो जितनी भी अर्निंग हमारी है वो सारी की सारी इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में हम लगा रहे हैं। तो इट मीन्स अगर पीपल अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, परचेज कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम अगर कर रही है तो उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हम एक्स। तो इन सबको सम कर देंगे ना, इन सबको सम कर देंगे तो आपका आ जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन सम करने के बाद एक चीज हमने एम को माइनस भी करना है। एम मतलब अगर आप इंपोर्ट करने के लिए आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंपोर्टेड आइटम जो है वो मैन्युफैक्चर किसी दूसरी कंट्री में हुई है। ठीक है ना, इसलिए हम उसमें उसको आप डिडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये थे 3 मेथड आपके जो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। एक था आपका इनकम मेथड, सेकंड इज योर वैल्यू एडेड मेथड, एंड थर्ड इज योर एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है आपकी जीएनपी। जी स्टैंड फॉर ग्रॉस, ऑलरेडी बता दिया है प्रीवियस लेक्चर में कि टोटल वैल्यू विदाउट एनी डिडक्शन। हियर एन सिग्निफाई, एन स्टैंड फॉर नेशनल एंड पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, जीएनपी एंड जीडीपी, विल डिस्कस मतलब इन द लेटर पार्ट ऑफ माय लेक्चर। लेकिन यहाँ पे देखिए जीएनपी की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे जी डी था, यहाँ पे एन है। डी सिग्निफाई कर रहा था आपका डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया। चाहे वो कोई फॉरेनर प्रोड्यूस कर रहा हो, चाहे वो इंडियंस प्रोड्यूस कर रहा हो, वो सारा जीडीपी का पार्ट होगा। ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब सिर्फ बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। प्रोड्यूस कौन कर रहा है ये मैटर नहीं करता, लेकिन कहां प्रोड्यूस कर रहा है ये मैटर करता है। लेकिन नेशनल की बात करूंगा तो नेशनल माय डियर स्टूडेंट्स ये आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया। यहां पे सपोज आपका अफ्रीका आ गया। ठीक है, ये आपका आ जाएगा सपोज अफ्रीका। तो नेशनल की बात करूंगा तो इंडियन नेशनल, चाहे इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे अफ्रीका के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे अमेरिका के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, चाहे अमेरिका के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर मैं माय डियर स्टूडेंट्स में बात करूंगा चाहे वो अमेरिका के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आ जाएगा जीएनपी का पार्ट। ठीक है, मतलब इंडियन नेशनल हो, वो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा हो, वो जीएनपी का पार्ट होगा। लेकिन मैंने कहा कि इंडियन वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है वो जीएनपी का पार्ट होगा। इट मीन्स हमारी कंट्री के अंदर कोई फैक्ट्री अमेरिकन भी हो सकती है, कोई कंपनी अमेरिकन भी हो सकती है, कोई इंडस्ट्री अमेरिकन भी हो सकती है, कोई पर्सन अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, चाइना का, कनेडा का हो सकता है, और वो यहाँ पे कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स उस गुड्स एंड सर्विसेज को हम डिडक्ट करेंगे, हम निकाल देंगे, हम एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो नेशनल है ना, ये नेशनल इंडियन रेजिडेंट की बात कर रहा है, ये नेशनल इंडियन सिटीजन्स की बात कर रहा है कि मतलब कौन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इंडियन प्रोड्यूस वर्ल्ड के किसी कॉर्नर में भी ये सारा जीएनपी का पार्ट होगा, बट माइनस कर देंगे उसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आई होप
ये चीज़ आपको इस मैप के थ्रू तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मैंने कहा जीएनपी क्या होता है, तो जीडीपी जो भी है, ठीक है, आपने पीछे पढ़ा है, प्लस इनकम ऑफ रेजिडेंट, इनकम ऑफ रेजिडेंट इंडियंस वर्किंग अब्रॉड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मतलब अगर कोई भी इंडियन कहीं बाहर किसी पर्टिकुलर कंट्री में काम कर रहा है तो वो इनकम इस जीएनपी का पार्ट होगा। लेकिन अगर कोई इंडियन यू कैन से दैट कि अब्रॉड गया है, फॉरेन कंट्री में गया है, लेकिन लेस देन 6 मंथ के लिए गया है, कितना, अगर कोई इंडियन फॉरेन गया है, ठीक है, फॉरेन या अब्रॉड गया है, ठीक है, कितने, लेस देन 6 मंथ के लिए, लेस देन 6 मंथ के लिए, तो उसको भी हम इंडियन रेजिडेंट ही कंसीडर करेंगे, इंडियन रेजिडेंट कंसीडर करेंगे। तो इट मीन्स वो भी अगर गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहा है वो जीएनपी का पार्ट आएगा। तो मैंने क्या कहा, जीडीपी जो भी है उस जीडीपी के अंदर आपने इंडियन रेजिडेंट्स, इनकम्स ऑफ रेजिडेंट ऑफ इंडियंस वर्किंग अब्रॉड वो ऐड करेंगे, माइनस इनकम ऑफ फॉरेनर, इनकम ऑफ फॉरेन नेशनल्स, ठीक है ना, फॉरेन नेशनल्स वर्किंग इन इंडिया, मतलब अगर कोई फॉरेनर्स, फॉर एग्जाम्पल इसी की एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर ये जो मैंने कहा ना कि इनकम्स ऑफ रेजिडेंट इंडियंस वर्किंग अब्रॉड, इसकी एग्जाम्पल मैं पहले लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इंडियंस देखिए वो गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका सऊदी अरब आ गया, कुवैत आ गया, कतर आ गया, यूएई आ गया, तो यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ पे गल्फ कंट्रीज में, तो वहाँ से जो भी वो मतलब गुड्स या सर्विसेज या जो भी इनकम वो अर्न करते हैं वो अपनी होम कंट्री इंडिया में भेज रहे हैं। तो इट मीन्स ये जो गल्फ कंट्रीज में जो इंडियन रेजिडेंट काम कर रहे हैं वो पैसा जो भेज रहे हैं वो जीएनपी का पार्ट आएगा। क्यों, अच्छा, क्योंकि वो इंडियन नेशनल्स हैं, तो इंडियन नेशनल जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जीएनपी का पार्ट होगा। सिमिलरली मैंने आपको ये कहा, गल्फ कंट्रीज में गए, कनाडा में गए, स्विट्जरलैंड में गए या सिंगापुर में गए, ठीक है, तो वहां पे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे वो जीएनपी का पार्ट होगा। सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि अगर कोई फॉरेन नेशनल्स, मैंने कहा जो इनकम ऑफ फॉरेन नेशनल्स वर्किंग इन इंडिया, फॉर एग्जांपल अगर कोई अमेरिकन, कोई ऑस्ट्रेलिया वाला, कोई कनाडा से कोई अगर इंडिया में काम करने आया है, ठीक है ना, इंडिया में काम करने आया है, तो वो यहाँ पे अर्न करके तो अपनी होम कंट्री में भेजेगा, अपनी होम कंट्री के अंदर भेजेगा, तो वो उसकी कंट्री की जीएनपी का पार्ट होगा, ना कि हमारी कंट्री की जीएनपी का पार्ट होगा। समझ आ गया ना। तो फॉर एग्जांपल देखिए, अगर अमेजन है, ठीक है, अगर अमेजन है, नाइक है, एप्पल का फ़ोन है, अगर सपोज एप्पल कंपनी होगी, तो ये जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको हम डिडक्ट कर देंगे, बिकॉज ये जो है ये फॉरेन कंपनीज हैं, ये फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं, तो इनकी उस मतलब यू कैन से दैट जो प्रोड्यूस किया है उसको हम डिडक्ट करेंगे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं इसको करता हूँ कि जीडीपी प्लस इनकम ऑफ रेजिडेंट इंडियंस वर्किंग अब्रॉड, जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी इनकम को ऐड करेंगे, माइनस जो इंडिया के अंदर फॉरेनर काम कर रहे हैं उसको हम निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा आपका जीएनपी। ये क्या आ जाएगा आपका जीएनपी। आई होप यहाँ तक ये चीज़ आपको, इसमें कोई भी जो होगा वो नहीं रहेगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। या आप इसको एक चीज़ और भी याद रख सकते हैं, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट इनकम, ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ABROAD, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें, अगर कहीं डेफिनेशंस में आ जाती है, कहीं फॉर्मूला ऐसा आ जाता है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। आई होप यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अभी तक अगर इन दोनों टर्म्स में आपको कन्फ्यूजन है तो इनका डिफरेंस देखते हैं, फिर आपको मुझे 100% श्योरिटी है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जानी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ जीडीपी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जीएनपी। अब यहाँ पे तो आपको पता चल गया, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिफरेंस इनका क्या है कि जीडीपी हो गया आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी हो गया आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए ये जो जीडीपी वाला कंसेप्ट है ना माय डियर स्टूडेंट, ये एक जियोग्राफी रिलेटेड कंसेप्ट है। क्यों, अच्छा, क्योंकि ये बात करता है टेरिटोरियल बाउंड्री की
मतलब बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो चाहे कोई फॉरेनर प्रोड्यूस करे, इंडियन प्रोड्यूस करे, जीडीपी का पार्ट है। तो इट मीन्स ये एक जियोग्राफी रिलेटेड कंसेप्ट है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जो जीएनपी है ना, ये एक सिटीजन ओरिएंटेड है, सिटीजन ओरिएंटेड कंसेप्ट है, या आप रिलेटेड भी बोल सकते हैं। अब तो मुझे लगता है अब तो कोई इसमें डाउट नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सिटीजन रिलेटेड, तो ये पूरा अगर मैं वर्ल्ड का मैप बना लेता हूँ, मैप बार बार टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अगर मैं मतलब ये सिटीजन आपका ऑस्ट्रेलिया में, आपका कनाडा में, आपका अमेरिका में, आपका किसी अफ्रीकन कंट्री में, या विद इन इंडिया के अंदर जो भी बना रहा है ना, वो जीएनपी का पार्ट होगा। तो मतलब सिटीजन इंडिया का, इतने क्लियर हो गया। दूसरा, जीडीपी जो है ना, ये बात करता है कि वेयर द आउटपुट प्रोड्यूस, फ्रॉम वेयर आउटपुट प्रोड्यूस, मतलब जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज हो रही हैं सपोज, वो प्रोड्यूस हो कहाँ रही है, ये जीडीपी का फोकस है। मतलब कंट्री के अंदर होगा तो तभी, कंट्री के अंदर कोई भी प्रोड्यूस करे तभी हम उसको कंसीडर करेंगे जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, अदरवाइज हम उसको नहीं बोलेंगे। या जीडीपी क्या हो गया कि मतलब ये फोकस करता है कि आउटपुट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जीएनपी जो है ये इसके ऊपर नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ये करता है कि हु प्रोड्यूसेस इट, मतलब हु प्रोड्यूस कौन कर रहा है, इंडियन कर रहा है या फिर फॉरेनर कर रहा है। आई होप यहां तक ये चीजें आपको। उसके बाद देखिए, वैसे अगर मैं बात करूंगा ना, तो जीडीपी जो होता है ना, जीडीपी ये यू कैन से दैट एक बेटर मेजर होता है। क्या होता है? बेटर मेजर होता है देन जीएनपी से। क्यों अच्छा? क्यों अच्छा जीएनपी से? बिकॉज जीडीपी अगर आपकी कंट्री के अंदर की बात करते हैं ना, कंट्री के अंदर की, तो देखिए जब जीडीपी ज़्यादा होगी ना, तो जीडीपी ज़्यादा होगी तो ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, बिजनेस एक्सपेंशन होगा, ठीक है, तो डेवलपमेंट होगी। तो अगर मतलब जीडीपी बढ़ेगी, समझ आ गया। लेकिन जीएनपी के भी अपने ही फायदे हैं, जीएनपी के भी अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि अगर जीएनपी बढ़ेगा, जीएनपी बढ़ेगा तो रेमिटेंस जो होगा फ्रॉम अब्रॉड वो भी इंक्रीज होगा। अब मुझे बताएंगे आप, रेमिटेंस जो अभी हम रिसेंटली सबसे ज़्यादा हमें यूएसए से आ रहा है, रेमिटेंस होता है हमारे डियर स्टूडेंट्स के, मतलब जो भी इंडियंस यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में गए हुए हैं तो वो अर्न करके जो पैसा हमें भेज रहे हैं ना, वो हो गया रेमिटेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर जीएनपी बढ़ेगा तो एक्विजिशंस ऑफ फॉरेन कंपनीज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कंपनीज आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना इन्वेस्ट करेंगी क्योंकि जीएनपी बढ़ रहा है, ठीक है। थर्ड हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड टू टैप ऑन फॉरेन अपॉर्चुनिटीज। मतलब जीएनपी बढ़ेगा, अगर इंडिया की जीएनपी ज़्यादा होगी तो बाहर से ज़्यादा इन्वेस्ट होगी, ठीक है ना, बाहर से ज़्यादा फॉरेन कंपनीज जो होंगी वो इन्वेस्ट करेंगी, इन्वेस्टमेंट यू कैन से दैट इंक्रीज। तो दिस इज ऑल अबाउट द जीडीपी एंड जीएनपी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, लेकिन प्लीज़ ये अपने आप सभी फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी बताइए मुझे कहाँ पे कोई लूप होल, कहाँ पे कोई ड्रॉबैक्स स्टिल हैं जिनको मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू योर जीएनपी। जीएनपी मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब जो भी जीएनपी होगा आपका, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो भी मैंने बताया था कि मतलब इंडियन रेजिडेंट्स जो प्रोडक्शन करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलेंगे जीएनपी। उसमें से आप अगर डेप्रिसिएशन को निकाल देंगे तो आ जाएगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये वन वर्ड डेफिनेशन या वन वर्ड फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। बट व्हाट इज डेप्रिसिएशन? दिस इज वियर एंड टियर, वियर एंड टियर मतलब ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है ना, वियर एंड टियर लॉस हो जाना, ठीक है ना, वैल्यू किसी चीज़ की, वैल्यू किसी प्रोडक्ट की लॉस हो जाना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक चीज़ मेरी बात सुनिए, देखिए जो भी गुड्स आप परचेज करते हैं, ये ना यूजुअली मतलब ऐसे तो बहुत सारे गुड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सपोज आप मान लीजिए दो टाइप से गुड्स होते हैं। एक हो गया आपका कंजम्पशन गुड, एंड सेकंड इज आ जाएगा आपका कैपिटल गुड। कौन सा हो जाएगा? कैपिटल गुड। ये मैं इस डेप्रिसिएशन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं गुड्स को लेके आया हूँ। अब बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे गिफन गुड हो गया, ठीक है ना, इन्फीरियर गुड हो गया, मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे ये। तो देखिए कंजम्पशन गुड तो वो हो गए जो मैं या आप कंज्यूम कर लेते हैं, जो क्या हो जाते हैं? कंज्यूम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारा फूड होगा, फ्रूट्स आ गया, वेजिटेबल्स आ गया, जूस आ गया, एटसेट्रा, जो कंज्यूम हो जाए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल गुड वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, ठीक है, मशीनरी दैट आर
यूज टू मेक, यू कैन से दैट के बिस्किट, बसेस एटसेट्रा, ये जूस। तो मतलब कोई भी ऐसी मशीनरी जो इन कंजम्पशंस गुड को बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं वो कैपिटल गुड का पार्ट होगी। सपोज वो कैपिटल गुड में आएगा मशीनरी। आर यू कैन से दैट कि ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं इट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, मतलब ये बहुत लंबे देर तक, यूजुअली यू कैन से दैट अ डिकेड, मतलब 10 साल से ज़्यादा इनकी वैल्यू होती है, ये रह सकते हैं। लेकिन कंजम्पशन गुड तो आपको पता है एक दिन के बाद दूसरे दिन खराब भी हो सकते हैं, ठीक है ना। दो अगर हम प्रिजर्वेटिव हम कोई यूज़ करते हैं लेकिन तब भी उनकी एक डेट ऑफ एक्सपायरी होती है। लेकिन ये जो कैपिटल गुड हैं ये मशीनरी हो गई, या यू कैन से दैट कि इट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। लेकिन ये लॉन्गर टाइम तक लास्ट तो करते हैं, बट देर इज अ वन फंडामेंटल थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि एवरी ईयर, अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ कि एक डिकेड, सपोज 10 साल इनकी वैल्यू है, 10 साल इनका लाइफ स्पेन है, लेकिन हर साल ये कुछ ना कुछ अमाउंट, कुछ ना कुछ वैल्यू इनकी डिडक्ट होगी, इनकी लॉस होगी, ये लूज करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल परचेज किया दिस ईयर 30,000 का, नेक्स्ट ईयर या इवन 1 मंथ के बाद भी देंगे, आप उसको सेल कर रहे हैं तो कोई भी 30,000 का नहीं लेगा, इनफैक्ट 5,000 कम देगा, 25 का लेगा। वो हो गया माय डियर स्टूडेंट डेप्रिसिएशन। वो क्या हो गया? डेप्रिसिएशन, जो उसकी वैल्यू कम हो गई। अब देखिए यहाँ पे तो मैं NNP पढ़ा रहा था, यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहता था, लेकिन इस डेप्रिसिएशन को रिलेटेड लेके मैं गुड्स में आ गया, और गुड्स में भी कंज्यूम्ड या कंजम्पशन गुड, एंड सेकंड वन इज कैपिटल गुड। लेकिन एक चीज़ मेरी बात याद रखिए, मैं साइंस का एक टीचर भी रहा हूँ, तो थोड़ा प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट के हेल्प से मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को, तो आई होप आप उसको एंजॉय करेंगे। देखिए कौन सा ऐसा गुड होगा जिसको आप कैपिटल गुड बोलोगे, मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड इज द कैपिटल गुड। तो उसके लिए मैं आपको 3 करैक्टरिस्टिक्स बताता हूं। अगर आप उन 3 करैक्टरिस्टिक्स को किसी पर्टिकुलर गुड में फाइंड आउट करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, तो यू कैन से दैट कि दिस इज द कैपिटल गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि इट इज एन आउटपुट ऑफ मैन मेड प्रोसेस, it is an output of man-made process। 1 सेकंड में ये बोल रहा हूं कि it again act as an input, it again act as an input in further production process, or you can say that to be sold in the market, ठीक है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि while acting as an input, it does not get lost or transformed, or you can say that consumed, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने 3 पॉइंट बताए कि एक तो ये क्या हो कि ये आउटपुट हो मैन मेड प्रोसेसेस का, मतलब इंसान ने बनाया हो, ठीक है, सिंथेटिक हो, आर्टिफिशियली मेड हो। सेकंड चीज, इट अगेन एक्ट एज एन इनपुट इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब आप किसी क्रॉप को अगर सो कर रहे हो, ठीक है, क्रॉप की कल्टीवेशन कर रहे हो, तो वहां पे इसको आप एज अ इनपुट यूज कर रहे हो, और जब आप इसको एज एन इनपुट यूज कर रहे हो तो ये कंज्यूम ना हो जाए, ये बिल्कुल खत्म ना हो जाए, ये ट्रांसफॉर्म ना हो जाए, कोई ऐसा गुड होना चाहिए। उस गुड को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड बोलेंगे। आई होप यहां तक एक चीज क्लियर हो गई होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए ट्रैक्टर, मैन मेड प्रोसेस है, आउटपुट है ये मैन मेड का, एक चीज फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड चीज, अगेन यूज्ड एज एन इनपुट इन द फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस, हम इसको फॉर प्लॉफिंग इन यूज करते हैं फील्ड में, ठीक है, ड्यूरिंग द क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए भी यूज करते हैं, या क्रॉप सोइंग के टाइम भी हम इसको यूज करते हैं। तो मतलब यू कैन से दैट कि एज एन इनपुट हम इसको यूज करेंगे ट्रैक्टर को।
थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम इसको यूज़ करते हैं, जब इसको हम प्लफिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिसको प्लफिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो तब ये खुद से ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता या बिल्कुल कंज्यूम नहीं हो जाता, बल्कि एज इट इज़ रहता है। दो इट्स वैल्यू लॉस्ट ईच ईयर बट इट विल रिमेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स दिस इज द कैपिटल गुड, दिस इज द कैपिटल गुड। तो ये चीज़ याद रखिए, कभी ना कभी एग्जामिनर इधर भी आएगा, ध्यान देगा वो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने अच्छे से याद रखना है। सॉरी, तो नेक्स्ट अगर मैं इसी की एग्जांपल दे रहा था, मैं आपको बता रहा था कि नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हो गया कि मतलब जो भी वैल्यू, जो भी यू कैन से दैट के उसकी वैल्यू में जो लॉस होगा एवरी ईयर, उसको हम डिडक्ट कर देंगे अगर जीएनपी में से, तो हम पहुंच जाएंगे एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट पे। कहां पे पहुंच जाएंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट पे। अगर मैं नेट नेशनल प्रोडक्ट की में अगर आपको एक और एग्जांपल दूं, तो देखिए एक कंपनी है, ठीक है, देखिए एक कंपनी है जो एयरक्राफ्ट बनाती है, एक कंपनी है जो एयरक्राफ्ट बनाती है, जो क्या बनाती है? एयरक्राफ्ट। और इन एयरक्राफ्ट की कॉस्ट है आरएस अराउंड 100 करोड़, 100 करोड़ है। अब यू कैन से दैट कि आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 20 ईयर व्हाट इज द कॉस्ट? आफ्टर 20 ईयर यू कैन से दैट कि एयरक्राफ्ट जो होगा, एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू 100/20, यू कैन से दैट 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ वैल्यू हर साल इस क्राफ्ट की लॉस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2020 में बनाया, तो 2020 में इसकी कास्ट अगर 100 करोड़ थी, तो 221 में 5 करोड़ इसने लॉस कर देनी, तो इसकी कास्ट 95 करोड़ होनी है। तो ये जो वैल्यू हर साल इसकी लॉस हो रही है ना, दिस इज द डेप्रिसिएशन। तो इस डेप्रिसिएशन को अगर आप जीएनपी से निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। आई होप अब तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, स्टिल यू हैव एनी मतलब क्वेरीज, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज आप इसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए। अब इसी नेट नेशनल प्रोडक्ट को, नेट नेशनल प्रोडक्ट को आल्सो नाउन एज, ये AKA आल्सो नाउन एज, इसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी हम इसको बोलेंगे। क्यों बोलेंगे मार्केट प्राइस? बिकॉज इसमें जो हम प्राइसेस को इंक्लूड करते हैं वो करंट, वो ऑन द मतलब करंट जो प्राइसेस हैं, करंट प्रिवेलिंग रेट्स के ऊपर, करंट प्रिवेलिंग रेट्स को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज आल्सो नोन एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, ठीक है। कि जो भी हम किसी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की अगर हम बात कर रहे हैं, जो हम इसको इसके अंदर कंसीडर करेंगे, तो उसका प्राइस मार्केट के अंदर क्या है, हम उसी चीज को कंसीडर करते हैं, उसी प्राइस को, प्रिवेलिंग प्राइस को हम कंसीडर करते हैं। दैट इज वाई इट इज आल्सो नोन एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन अब दो टर्म्स पेपर में आती हैं, एक तो आता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और सेकंड आती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये फैक्टर कॉस्ट तो आपने, मुझे लगता है कि अगर कोई पेपर दिया होगा तो आपको वहां पे भी देखने को ये टर्म मिली होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? इस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस अभी कर दी कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज नेट नेशनल प्रोडक्ट, एंड इट इज आल्सो नाउन एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, बिकॉज इसमें गुड्स एंड सर्विसेज के जो हम प्राइसेस हैं उनको कंसीडर करते हैं एज पर द करंट प्रीवेलिंग प्राइसेस, जो भी मार्केट में प्राइस होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको उसके थ्रू क्लियर हो जाएगा। लेकिन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट विच इज आल्सो नोन एज नेशनल इनकम, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वन वर्ड आपको याद रखना है इसके लिए, तो आप ये याद रखिए कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, FC फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, is equal to net national product at market price plus indirect taxes minus subsidies, माइनस मैं यहां पे लिख रहा हूं माइनस सब्सिडीज। देखिए अगर आपको आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव्स के लिए तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस कहां से आ गया, ये सब्सिडीज क्या आ गया। तो आपने इस फार्मूले को लर्न करना है ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। और अभी मैं आपको बताता भी हूं कि ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है क्या, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल।
दोनों चीजें मैं बता दूंगा, मार्केट वाला भी और ये वाला भी। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज नेशनल इनकम। कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो जीएनपी को नेशनल इनकम करके तो करके आ जाते हैं, कभी जीडीपी को टिक कर देते हैं, कभी एनएनपी को कर देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट इज नोन एज नेशनल इनकम, क्योंकि पेपर में एग्जामिनर यहीं पे ट्रैप बनता है, तो यहीं पे वो क्वेश्चंस भी पूछेगा, फ्रेम करेगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं फॉर एग्जांपल आपको, ठीक है, उस एग्जांपल के थ्रू आई होप कि आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं एक मार्केट के अंदर 1 kg ऑफ राइस, 1 kg ऑफ राइस की कॉस्ट है RS, सपोज RS 10 मान लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा जीडीपी को, अगर मैं कैलकुलेट करूं किसको, जीडीपी को, एट दिस पर्टिकुलर प्राइस, एट दिस रेट, मतलब जो उसका मार्केट, मैंने कहा मार्केट में प्राइस ऑफ राइस जो है 1 kg का वो 10 रुपीज है। अब मैं जीडीपी को कैलकुलेट कर रहा हूं इसी प्राइसेस पे, इसी बेस पे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एट 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 दिस रेट, एट दिस रेट, उसको बोलूंगा मैं इज कॉल्ड एज, उसको मैं बोलूंगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये बोलूंगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट अब देखिए सेकंड पॉइंट आप ये नोट कीजिए कि इस राइस के ऊपर, इस राइस के ऊपर, फर्टिलाइजर्स के ऊपर, एलपीजी के ऊपर, फर्टिलाइजर्स में सपोज यूरिया, देखिए गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है। फॉर एग्जाम्पल जिस राइस का प्राइस अगर मतलब सपोज 30 है, तो वो सब्सिडी अगर गवर्नमेंट हमें दे रही है, तो हमें वो मार्केट से सपोज जो है वो 25 का मिल रहा है, तो मतलब गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है। यूरिया के ऊपर भी देती है, एलपीजी के ऊपर भी देती है, आपने सुना होगा, आपने परचेज भी किया होगा। तो ये जो सब्सिडीज हमें गवर्नमेंट दे रही है, साथ में देखिए अगर जब हम राइस खरीद रहे हैं, यूरिया खरीद रहे हैं, एलपीजी ले रहे हैं, मतलब सिलेंडर ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम इसके ऊपर टैक्स भी पे करते हैं, विच इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि ट्रांसफरेबल टैक्स भी होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट को नॉन ट्रांसफरेबल बोलते हैं और इनडायरेक्ट को ट्रांसफरेबल टैक्स भी बोलते हैं। तो आई विल डिस्कस इन माय लेटर सीरीज, मतलब लेटर लेक्चर्स में मैं इसको भी डिस्कस करूंगा अच्छे से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि देखो गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है और इवन टैक्स भी इंपोज करती है, टैक्स भी लीव करती है उसके ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर सपोज मैं ये बोलूं कि 1 kg ऑफ राइस, 1 kg ऑफ राइस का प्राइस अभी कितना था आपका, RS 10 रुपीज। अब जो गवर्नमेंट ने सपोज हमें सब्सिडी प्रोवाइड की, क्या की, सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट, जो हमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड की, सपोज RS 2 रुपीज की, ठीक है, इस 10 रुपी के ऊपर। तो इट मीन्स ये 10 रुपी वाले राइस अब हमें 8 रुपीज के मिलने हैं। लेकिन हमने तो, गवर्नमेंट ने टैक्स भी लगाया चावलों के ऊपर, तो हम इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करेंगे। क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करेंगे। सपोज वो इनडायरेक्ट टैक्स RS 1 रुपी जो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इंपोज किया था, लीव किया था, ठीक है। तो अब देखिए मैं अगर इस सब को सम करूंगा तो आपको क्या लगता है, देखिए 10 - 2 मतलब मैंने सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने दी है, तो वो मैं इसमें से डिडक्ट कर दूंगा, +1 जो टैक्स मैंने पे किया, मैंने मार्केट से प्राइस राइस लिया 10 रुपीज का, उसमें से 2 रुपये गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडी दी थी, तो मैंने 8 रुपये पे किया, तो मैं वो 2 निकाल दूंगा, +1 रुपीज में टैक्स पे कर रहा हूं, तो 10 - 2 8 +1 आ जाएगा आपका 9 रुपीज। तो यू कैन से दैट कि इससे ना ओवरऑल जो मनी है ना, किसकी मनी है, जो गवर्नमेंट के पास, वो मनी कम हो रही है। हाउ कम, मतलब इसमें कम कैसे हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है प्लस जो टैक्स इंपोज कर रही है, उसकी वजह से गवर्नमेंट का टोटल जो है वो कम ही है एज कंपेयर टू द मार्केट प्राइस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कास्ट, इन विच यू विल डिडक्ट द सब्सिडी as well as add the indirect taxes. Only 2 things that you have to keep note in your notebook. फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है, प्लस आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो साथ में माइनस आपका सब्सिडीज को माइनस करना है, इनडायरेक्ट को ऐड करना है, तो आप पहुंच जाएंगे किस पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव। इफ यू आर नॉट एबल टू गेट माय पॉइंट एज इट इज, मतलब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज इसको एक बार दोबारा से वाच कर लीजिए। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब ये हो गया कि आप मार्केट प्राइस के ऊपर ही कंसीडर करें, आप उसी को एज इट इज मान के तो आप जीडीपी को कैलकुलेट करें, तो वो हो जाएगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। लेकिन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट पे आप मार्केट के प्राइस को कंसीडर नहीं करते एज इट इज, बल्कि आप उसमें से जो सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है उसको डिडक्ट करेंगे,
प्लस द इनडायरेक्ट टैक्स दैट यू हैव पेड टू परचेज द पर्टिकुलर आइटम, उसको आप ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कास्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज है आपके साथ, आपने ये चीज शायद मुझे नहीं लगता कि किसी ने आपको बताई हो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है कि देखिए नेक्स्ट आपका आ जाएगा व्हाट इज पर्सनल इनकम। What is personal income? In short, you can say that PI. What is the personal income? This personal income ना is a part of national income. ये पार्ट है किसका? नेशनल इनकम का पार्ट है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब एक चीज आप मेरी याद रखिए कि हाउ टू कैलकुलेट, देन हाउ टू कैलकुलेट दिस पर्सनल इनकम फ्रॉम द नेशनल इनकम। मैंने कहा दिस पर्सनल इनकम इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। मेरा क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट PI फ्रॉम NI, मतलब फ्रॉम नेशनल इनकम। तो डियर स्टूडेंट्स मेरी बात याद रखिए, सपोज एक कोई कंपनी है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मतलब पर्सनल इनकम पे हम कैसे पहुंचेंगे नेशनल इनकम से। अभी सपोज मैं यहाँ पे हूँ, नेशनल इनकम पे हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्टैंड हूँ, मुझे पहुंचना है पर्सनल इनकम, मेरी अपनी पर्सनल इनकम कितनी है, तो मैं यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचूंगा ये मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक कंपनी है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये कंपनी जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रही है, ये प्रॉफिट सारा का सारा अपने एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, योर आंसर इज ऑब्वियसली नो, नहीं करती, ठीक है ना, नहीं करती। तो मैं यहां पे फार्मूला इसका लिख देता हूं, नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल, मतलब PI इज द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, तो PI इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अब PI को हम कैसे डिराइव करेंगे नेशनल इनकम में से, तो देखिए मैंने कहा एक कंपनी है, वो जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है क्या वो सारा का सारा अपने एम्प्लॉयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है? नो, बिल्कुल नहीं। तो इट मींस यू कैन से दैट कि इस नेशनल इनकम में से आपने उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को माइनस करना है। क्या करना है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को माइनस करना है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को आपने क्या कर देना है? माइनस कर देना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इस कंपनी ने अर्न किया, उसके बाद ये कंपनी क्या करती है कि देखिए कारपोरेट टैक्स पे करती है। क्या करती है? कारपोरेट टैक्स पे करती है। मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी फिर्म, कोई भी इंडस्ट्री जो एक साल के अंदर प्रॉफिट अर्न करती है, उस प्रॉफिट के ऊपर वो जो टैक्स पे करती है उसको बोलते हैं कारपोरेट टैक्स। मैं ये टैक्सेशन वाला जब चैप्टर लाऊंगा एक एक चीज बताऊंगा आपको। मे भी आपने पढ़ा हो तो मुझे बताएं आप, टॉबिन टैक्स क्या होता है, विंडफॉल टैक्स क्या होता है, ठीक है, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ये जो कारपोरेट टैक्स है, कोई भी कंपनी जो है वो जो प्रॉफिट अर्न कर रही है उसके ऊपर जो टैक्स पे करती है, उस प्रॉफिट के ऊपर, उसको हम बोलेंगे कारपोरेट टैक्स। तो इट मीन्स आपने इस नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी निकाल दिया, माइनस आप उस कारपोरेट टैक्स को भी माइनस करेंगे जो उस कंपनी ने टैक्स पे किया। थर्ड चीज आप ये याद रखिए, मुझे बताइए कि देखिए वो जो कंपनी का ओनर है, कौन? ओनर या जो उसके एम्प्लॉइज, या फिर अगर एम्प्लॉइज भी बहुत सारे हैं तो सम टाइम ये एम्प्लॉइज क्या करते हैं कि, या फिर ये ओनर क्या करते हैं कि एक दूसरे से बारो करते हैं। ओनर, ओ स्टैंड फॉर ओनर, और ई एम्प्लॉयर्स, ये एक दूसरे से क्या करते हैं? बारो करते हैं। क्या करते हैं? बारो करते हैं। जब बारो करते हैं तो ये एक दूसरे को इंटरेस्ट भी पे करते हैं, तो जब ये जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय ईच हाउस होल्ड, मतलब चाहे वो एम्प्लॉयर एक दूसरे को पे कर रहे हो या कंपनी ऑनर ने एम्प्लॉयर से लिया तो एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट दे रहा है, या एम्प्लॉयर जो है वो कंपनी ऑनर को दे रहा है, तो इसको, इस चीज को आपने डिडक्ट करना है। तो क्या मैंने कहा कि नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, एच आ जाएगा हाउस होल्ड। अब उसके बाद याद रखिए कि ये कंपनी या कोई इंडिविजुअल या कोई फिर्म ये कुछ अमाउंट जो है वो रिसीव भी करती है फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, यू कैन से दैट कि ये रिसीव भी करती है फ्रॉम गवर्नमेंट। तो वो आपने ऐड करना है। क्या? कि नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल की बात करता हूं तो गवर्नमेंट उसको पेंशन दे रही है। अगर कोई ग्रेजुएट हो रहा है तो उसको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, ठीक है, कोई उसको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, कोई पेंशन दे रही है, कोई स्कीम लॉन्च की है तो उसके थ्रू गवर्नमेंट पैसा दे रही है।
तो ये सारा ना सारा इस पर्सनल इनकम में हमने ऐड करना है, क्योंकि मुझे पेंशन मिली है तो ये मेरी पर्सनल इनकम का पार्ट होगा ना माय डियर फ्रेंड्स। मुझे स्कॉलरशिप मिली है ये तो मेरी पर्सनल इनकम में आएगा ना। तो मतलब जो भी मैं नेट अमाउंट ऑफ ट्रांसफर जो मैं रिसीव कर रहा हूँ गवर्नमेंट से इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, इन द फॉर्म ऑफ एनी ग्राउंड एनी एड, तो उसको पर्सनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पर्सनल इनकम। मतलब अगर नेशनल इनकम में से आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिडक्ट करेंगे, एक ऐसा प्रॉफिट जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉयर्स के साथ शेयर नहीं करती है। सेकंड, कारपोरेट टैक्स जो कंपनी पे करती है अपने प्रॉफिट के ऊपर। थर्ड, मतलब नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय ईच हाउस होल्ड, मतलब चाहे वो एम्प्लॉयर जब एक दूसरे से बारो करते हैं या ऑनर से करते हैं तो वो एक दूसरे को या बैंक से भी इन्फेक्ट करते हैं तो इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उस इंटरेस्ट को भी, क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो वो आपने नेशनल इनकम में से निकाल देना है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट से आपको किसी भी तरीके की हेल्प मिल रही है तो वो आपने ऐड करनी है। तो ये सारा पार्ट आ जाएगा आपका पर्सनल इनकम में। माय डियर स्टूडेंट, एक टाइम फिर से, पर्सनल इनकम इज नथिंग बट नेशनल इनकम। लेकिन नेशनल इनकम में से हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिडक्ट कर देंगे, कारपोरेट टैक्स को माइनस कर देंगे, नेट इंटरेस्ट पेमेंट जो हमने किया वो भी माइनस कर देंगे, प्लस नेट ट्रांसफर पेमेंट जो हमें गवर्नमेंट से रिसीव किया है उसको ऐड करेंगे। तो जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज योर पर्सनल इनकम, दैट इज कॉल्ड एज योर पर्सनल इनकम। आई होप यहां तक ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा कि पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कारपोरेट टैक्स माइनस नेट इंटरेस्ट, ठीक है, पे बाय ईच अदर, ठीक है ना। उसके बाद प्लस नेट इंटरेस्ट, यू कैन से दैट, या नेट ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड एज योर पर्सनल इनकम। तो दिस इज ऑल अबाउट जो मैं टिल नो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, जीडीपी, जीएनपी, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द टू, जीडीपी के मेथड्स आपके साथ मैंने डिस्कस किए। उसके बाद मैंने आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट डिस्कस किया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस डिस्कस किया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और उसके बाद पर्सनल इनकम डिस्कस किया। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा इस जीडीपी और जीएनपी या फिर जो आपका चैप्टर का नाम था आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग। यही है मेरे फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, इतना ही है। अगर आपने इस वीडियो से आपको 2% भी फायदा हुआ है देन आपने क्या करना है कि इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, अपने उन फ्रेंड्स को जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन कंसेप्ट को समझने में। अगर आपको स्टिल डाउट है तो आप इसको एक बार दोबारा से वॉच कर लीजिए, ठीक है, रिवाइज भी हो जाएगा और एक अच्छे से ग्रिप बन जाएगी आपकी। आई एम गोइंग टू डिस्कस the very important concept of nominal GDP and the real GDP. Both are very important for your exam perspective. Without wasting any time मैं इसको continue करूँगा with the first one with the nominal GDP. What is nominal GDP and real GDP? In the previous lecture I have discussed GDP. ठीक है, nominal GDP, if you are going to calculate the GDP at the nominal price, at the current price, at the prevailing price, that is called as nominal GDP. But if you are going to calculate the GDP of any particular nation, of a country X, of a country Y, of a country India with the base year price, ठीक है, then you can say that that is the real GDP. ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ये तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आपको ये चीज़ें क्लियर ना हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो मैंने कहा कि जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, मतलब जीडीपी को अगर आप कैलकुलेट करें दैट इज जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका नॉमिनल जीडीपी। या आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट जीडीपी एट करंट प्रीवेलिंग प्राइस, आप करंट प्रीवेलिंग प्राइस जो मार्केट में है उसके बेसिस पे अगर आप कंट्री की जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी। फॉर एग्जांपल, अब ऐसे आप बोलेंगे सर इसमें तो आपने एग्जांपल दी नहीं, तो देखिए एक कंट्री एक्स है, आप इंडिया मान लीजिए, कोई भी कंट्री मान लीजिए, एक्स मैंने इसलिए लिया कि आप कोई भी कंट्री मान लीजिए, यही नहीं कि सर ने इंडिया का बढ़ा के छोड़ दिया, बाकी का कैसे पता चलेगा। तो कंट्री एक्स की बात करते हैं, तो सपोज देखिए ये कंट्री एक्स ये क्या करती है कि प्रोड्यूस करती है सपोज 10 लीटर ऑफ ऑयल, ठीक है, 10 लीटर ऑफ ऑयल प्रोड्यूस करती है, और उस प्राइस का जो रेट है RS, यू कैन से दैट कि 2 पर लीटर, 10 लीटर इसने प्रोड्यूस किया, तो इट मीन्स यू कैन से दैट कि इस पर्टिकुलर कंट्री की जो जीडीपी होगी, मतलब सपोज कि ऑयल ही प्रोड्यूस करती है, या आप फिर इसका ऑयल भी मान लीजिए, या जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करती है, आप सभी कमोडिटीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं, या यहाँ पे आप सिर्फ एक वन को भी मान के चल सकते हैं। तो इस कंट्री की जीडीपी हो जाएगी
10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 इसकी जीडीपी हो जाएगी। सपोज ये इसने इन द ईयर 2012 की बात करते हैं, इन 2012। अब सपोज इन 2013 में इस कंट्री ने क्या किया, कि 10 लीटर के बजाय 20 लीटर ऑयल प्रोड्यूस किया। 20 लीटर ऑयल इसने क्या किया, प्रोड्यूस किया, इसने ऑयल प्रोड्यूस किया। लेकिन एट द रेट ऑफ इसने कितने का किया, एट द रेट ऑफ यू कैन से दैट के 20, ठीक है। यहाँ पे कितना था, एट द रेट ऑफ 2 था ना, यहाँ पे मान लेता हूँ एट द रेट ऑफ 4, ठीक है ना, 4 पर लीटर। तो अब यहाँ पे देखिए कि इस कंट्री की 2013 में जो इसकी जीडीपी होनी है वो होनी है 20 इंटू 4 हो जानी है इसकी 80। सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट्स, अगर 2014 में ये 30 लीटर प्रोड्यूस कर रही है और कर रही है एट द रेट ऑफ 6, तो 30 इंटू 6 हो जाना है 180, ठीक है ना, 180 ये हो जानी इसकी जीडीपी। तो मतलब करंट प्रिवेलिंग प्राइस पे, जो करंट प्राइस मार्केट का है उस ईयर में है, उसी के बेसिस पे अगर आप जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी। अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा ना आपको। नेक्स्ट चलते हैं रियल जीडीपी। नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे, रियल जीडीपी पे, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी मैंने क्या बताया कि अगर आप जीडीपी को कैलकुलेट करें, क्या जीडीपी को कैलकुलेट करें एट द बेस ईयर प्राइस। अब व्हाट इज बेस ईयर, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बेस ईयर प्राइस, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस को भी हम क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अब आप बोलेंगे सर इसका तो हमें समझ नहीं आया, तो सुनिए, ठीक है, सुन सकते हैं तो सुनिए। देखिए अगर मैं बात करूं तो बेस ईयर, सपोज इस कंट्री एक्स के लिए बेस ईयर सपोज मैं मान लेता हूं, या अबव नेशन के लिए आपका आ जाएगा 2012। अभी बेस ईयर होता क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, 2012। तो अब देखिए कि अगर इस कंट्री ने इस रियल जीडीपी को अगर हम जब कैलकुलेट करेंगे, तो अगर 1 लीटर ऑफ प्राइस आपने ऊपर देखा था कि 1 लीटर ऑफ ऑयल का जो प्राइस था वो था RS 2 पर लीटर पे, ठीक है ना। 1 लीटर ऑफ ऑयल का जो प्राइस था वो था कितना, 2, वो था कितना आपके पास 2। तो रियल जीडीपी को जब हम माय डियर स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे, रियल जीडीपी को अगर हम 2013 में कैलकुलेट करेंगे सॉरी, यहाँ पे जब हमने 2000 इन द केस ऑफ नॉमिनल जीडीपी हमने 2013 में देखा था, तो वो था 20 इंटू 4 इज इक्वल टू आपका था 80, ठीक है ना। अभी जो मैंने पीछे इरेज कर दिया, तो अगर रियल जीडीपी में अगर 2023 में देखूंगा, तो मैं देखूंगा कि अच्छा इसने ऑयल कितना प्रोड्यूस किया, इसने तो 20 लीटर ऑयल प्रोड्यूस किया, कितना किया, 20 लीटर प्रोड्यूस ऑयल किया। लेकिन इसका प्राइस अभी तो इन्फ्लेशन हो गई है, तो तभी 4 रुपीज इसका प्राइस हुआ है, लेकिन एक्चुअल प्राइस इसका 2 था। 2012 में इसका प्राइस कितना था, 2 था, तो 20 इंटू 2 हो जाएगा 40। मतलब इसकी जो रियल जीडीपी है वो है 40, नॉमिनल जीडीपी है वो है 80। क्योंकि अब इन्फ्लेशन हो गई है तो प्राइस ऑफ ऑयल जो है वो बढ़ गया है, बट इसकी एक्चुअल जीडीपी अगर इन्फ्लेशन नहीं होती तो ऑयल का प्राइस 2 पर लीटर था, तो 20 इसकी प्रोडक्शन हुई, तो 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40। तो इट मीन्स 40 इसकी जो है वो रियल जीडीपी है, विच इज बेस्ड ऑन एट द कॉन्स्टेंट मार्केट प्राइस, या विच इज बेस्ड एट द, या विच इज कैलकुलेट एट द बेस ईयर प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज रियल जीडीपी। उसको हम क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी। अब एक चीज अगर आपको नहीं याद आया तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी याद रख लीजिए कि जो बेस ईयर है ना, बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन, ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। फॉर जीडीपी कैलकुलेशन ये है आपका इन इंडिया में आपका 2011-12 इसको मानते हैं, 2011 और 12। मैंने वैसे बेस ईयर आपको बताया भी है, जब मैंने सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की बात की थी अपने इन्फ्लेशन वाले लेक्चर में, तो वहां पे मैंने बेस ईयर के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप इसके बारे में याद रखेंगे। एक क्विक रिवीजन, नॉमिनल जीडीपी हो गया करंट मार्केट प्राइस पे या प्रीवेलिंग प्राइस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द मार्केट, जो भी है उसके बेसिस पे जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, तो नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी हो गया जो बेस ईयर के प्राइस के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो कांस्टेंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे हम किसी को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रियल जीडीपी, उसको हम क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी। आई होप यहां तक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने और याद रखना है कि जो रियल जीडीपी होती है ना, रियल जीडीपी, व्हाई यू कैन से दैट, क्वेश्चन भी है, आप मान सकते हैं कि व्हाई द रियल जीडीपी कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट एक्सक्लूड द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो रियल जीडीपी कैलकुलेशन, ठीक है ना,
calculation is important. Why? Because it exclude the effect of inflation. It exclude the effect of inflation. ये इन्फ्लेशन के इफेक्ट को एक्सक्लूड करके तो हम डिटरमाइन करते हैं, मतलब बेस ईयर के प्राइसेस पे हम इसको डिटरमाइन करते हैं. अब बेस ईयर मैंने इतनी बार बोल दिया, आप बोलेंगे सर पता नहीं बताएंगे. तो बेस ईयर एक्चुअली होता क्या है कि एक ऐसा ईयर जिसको ना हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल अगर 2000 अभी 23 है, ठीक है, तो अगर मैं किसी फूड आइटम के प्राइस को करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट करूंगा तो वो नॉमिनल जीडीपी का पार्ट होगा. लेकिन अगर मैं करंट प्राइस पे नहीं, क्योंकि अभी तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है, मैं उसको 2012 में क्या प्राइस था उस फूड आइटम का, सपोज मैंने आप ये मान लीजिए कि 1 क्विंटल ऑफ राइस या सपोज 1 लैपटॉप की बात करते हैं, 1 लैपटॉप मैंने अभी प्रोड्यूस किया, तो अब इसकी वैल्यू जो है एट करंट प्राइस सपोज इसका 50,000 है, तो मतलब मार्केट का तो ये जो होगी जीडीपी. लेकिन इसका रियल जीडीपी क्या होगा कि 2012 में इसका प्राइस कितना था. ठीक है ना. तो दैट इज कॉल्ड एज द पार्ट ऑफ द रियल जीडीपी. तो इन 2023 में सपोज फूड प्राइस, सॉरी मैं ये क्या बोल रहा था मैं भूल गया, मैं दोबारा से आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ. ठीक है. तो सॉरी फॉर दिस. मैं बात कर रहा था बेस ईयर की. तो बेस ईयर देखिए क्या होता है कि मतलब एक ऐसा ईयर जिसको हम यूज करते हैं फॉर कंपैरिजन, जिसको हम यूज क्या करेंगे, कंपैरिजन. लेकिन ये बेस ईयर कौन सा ईयर ऐसा होगा जिसको हम बेस ईयर बोलेंगे, जिसमें प्राइसेस जो होंगे वो स्टेबल रहे. वो क्या रहे, स्टेबल रहे. स्टेबल मतलब कि ज्यादा फ्लक्चुएट ना करें. जैसे देखिए अभी अगर 2019 की बात करें, इवन 2020 की बात करें, 21 की बात करें, 22 की बात करें, 23 में बात करें, तो कोविड-19 की वजह से कभी प्राइसेस लो, कभी हाई, इवन हाई हो गए बहुत ज्यादा. तो इसको हम बेस ईयर नहीं मान सकते माय डियर फ्रेंड्स. ऐसा ईयर होना चाहिए जो ऑलमोस्ट स्टेबल होना चाहिए. और इस बेस ईयर को हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल 2023 में आपकी प्रोडक्शन इतनी है और इसकी टोटल वैल्यू आपकी XYZ या टोटल वैल्यू इसकी 1 करोड़ हो गई, लेकिन बेस ईयर के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वो ऑब्वियसली कम ही होगी, क्योंकि बेस ईयर में इन्फ्लेशन तो नहीं थी ना. समझ आ गई. दूसरा ईयर जो होना चाहिए, ये एक ऐसा ईयर होना चाहिए, यू कैन से दैट कि इट शुड बी क्लोजर एज पॉसिबल टू द करंट ईयर. क्लोजर एज पॉसिबल टू द करंट ईयर. फॉर एग्जांपल अगर 2023 है, तो पहले तो कोशिश होनी चाहिए कि 2021 होना चाहिए, 19 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, 15. लेकिन अगर इनमें से किसी में भी अगर प्राइसेस स्टेबल नहीं रहे हैं, प्राइसेस फ्लक्चुएट करते रहे हैं, तभी माय डियर स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट हम 2011-12 को बेस ईयर मानते हैं. तो बस इसमें तो क्वेश्चंस आपको इतना पता होना चाहिए कि एक तो इस ईयर को हम यूज करते हैं ताकि हम प्राइसेस को कंपेयर कर सकें. मतलब 2023 में प्राइसेस कितने हैं किसी प्रोडक्ट के, 2012 में कितने थे, तो इस बेस ईयर को हम प्राइस कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं. दूसरा, इसमें ऐसा ईयर होना चाहिए जिसमें प्राइसेस स्टेबल हो, ज्यादा फ्लक्चुएट ना करें, ज्यादा वेरिएशन ना हो कि कभी हाई कभी अप कभी डाउन, ऐसा ना हो. क्लोजर होना चाहिए एज पॉसिबल, मतलब जितना भी हो सके करंट ईयर के बेसिस पे. ठीक है. तो ये सारी चीजें थी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी. अब इन्हीं के ऊपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जीडीपी डिफ्लेटर. आई होप आपने पढ़ा होगा. व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी DEF बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. तो देखिए अभी तक आपने पढ़ा क्या, नॉमिनल जीडीपी, और क्या पढ़ा आपने, रियल जीडीपी. तो माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में रेशो जो होगा ना, अब बुक्स पे क्या क्या लिखा है मैं उनको रेफर नहीं करूंगा, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए. तो आप सिंपल देखिए, द रेशो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी, उसको हम बोलेंगे जीडीपी डिफ्लेटर. उसको हम क्या बोलेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर. इतनी बात क्लियर हो गई आपको. व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? द रेशियो बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी, उसको हम क्या बोलेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर. उसके बाद इसमें व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिफ्लेटर. व्हाई डिफ्लेटर? बिकॉज इट टेक द वैल्यू ऑफ current year and my dear students compare it with the base year. That is why it is called as deflator. इतनी बात क्लियर हो गई. रेशियो बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी अगर जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस, रियल जीडीपी को कैलकुलेट करें एट कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस, और यू कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ द
prices that are during the base year. एंड सेकंड वाई इट इज कॉल्ड एज जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर बिकॉज क्योंकि ये करंट ईयर के प्राइसेस को लेता है और देन उसको कंपेयर करता है बेस ईयर के प्राइसेस को, इस वजह से इसको हम जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, आपने सीपीआई पढ़ा था, डब्ल्यूपीआई पढ़ा है, वो आपने उस लेक्चर को अगर नहीं देखा तो जाइए देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन्फ्लेशन का, और उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों इंडाइसेस जो भी हैं जिसको हम यूज़ करते हैं इसको इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। और यहाँ पे आ जाएगा आपका जीडीपी डिफ्लेटर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? कभी आपको यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकती है या स्टेट पीएससी पूछ सकता है या अदर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि डे बाय डे अब थोड़ा एग्जामिनर जो है वो यू कैन से दैट कि अब वो एक अच्छा पेपर सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इतना इजी नहीं आएगा कि कोई भी आके कर लेगा। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे, वही जो होंगे उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अब अगर मैं सीपीआई या डब्ल्यूपीआई की बात करता हूँ तो देखिए, सबसे पहले तो ये इन्फ्लेशन को मतलब मेजर करने के लिए हम इंडाइसिस का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे इस पॉइंट का कोई इतना रेलिवेंस नहीं है। मैं जीडीपी डिफ्लेटर के कंपैरिजन में आपको ये बता रहा हूँ। तो देखिए ये दोनों जो है ना, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, ये बेस्ड हैं ऑन, ये यू कैन से दैट के बेस्ड ऑन लिमिटेड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसके ऊपर बेस है, मतलब इनके अंदर जो बास्केट है, उस बास्केट के अंदर चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट आते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आते हैं, या फिर और कोई अदर आइटम्स आती हैं, तो उनकी जो उस बास्केट में, मैंने आपको बताया था डब्ल्यूपीआई में 697, ठीक है ना, तो 460 और 448 जो थे इनके सब सीपीआई रूरल और अर्बन में थे। तो मतलब ये जो इनकी जो बास्केट है उसमें लिमिटेड आइटम्स हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, जो जीडीपी डिफ्लेटर है ना, ये मच ब्रॉडर है। क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव है। ये चीज आपको एग्जामिनर दोनों स्टेटमेंट दे के पूछ सकता है, ठीक है ना। मच कॉम्प्रिहेंसिव भी है, ठीक है। ये देखिए, ये मतलब यू कैन से दैट सीपीआई और डब्ल्यूपीआई नॉट रिप्रेजेंट द इंटायर इकोनॉमी, ये पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये माय डियर स्टूडेंट, ये रिप्रेजेंट करता है इंटायर इकोनॉमी को। क्या करता है? इंटायर इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इट इज मच ब्रॉडर, मच कॉम्प्रिहेंसिव देन द सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। देखिए ये अवेलेबल होता है आपके पास मंथली या फिर वीकली, या फिर क्या, वीकली। लेकिन ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये ईयरली या फिर क्वार्टरली, ये आपके पास अवेलेबल होता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो इसके रिलेटेड याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, इट इंक्लूड सर्विसेज। मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना जहां पे एग्जामिनर क्वेश्चंस बना सकता है, ठीक है। अगर आपने एक टॉपर लेवल स्टडी करनी है तो इनको नोट डाउन कीजिए, इनको रिवाइज कीजिए। इट इंक्लूड सर्विसेज, सीपीआई आल्सो इंक्लूड सर्विसेज, बट डब्ल्यूपीआई डू नॉट इंक्लूड या डज नॉट इंक्लूड द सर्विसेज। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इट इंक्लूड सर्विसेज, तो मच कंप्रिहेंसिव है, मच ब्रॉडर है, इट रिप्रेजेंट द इंटायर इकोनॉमी, इशूड या रिलीज्ड ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पे, एंड यू कैन से दैट इट इंक्लूड द सर्विसेज, बट वन इंपॉर्टेंट थिंग, बट एक्सक्लूड द प्राइस ऑफ इंपोर्ट, बस ये इतनी चीजें आपने इन दोनों के बीच में याद रखनी है। टिल लो मैंने क्या बताया आपको, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस पे, रियल जीडीपी बेस ईयर के प्राइसेस पे अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे उसको बोलेंगे रियल जीडीपी, और रेशियो दोनों बिटवीन द टू को हम बोलेंगे जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर को डिफ्लेटर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये करंट ईयर के प्राइसेस को लेता है और बेस ईयर के प्राइसेस के साथ कंपेयर करता है। फिर जीडीपी डिफ्लेटर और ये दोनों अगर जीडीपी को ही मतलब प्राइसेस को अगर डिटरमाइन करते हैं या इन्फ्लेशन को अगर सपोज कैलकुलेट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सीपीआई जो है इसमें लिमिटेड बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, मतलब लिमिटेड आइटम्स हैं आर देयर इन द सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई बास्केट, बट इन केस दिस केस ये मतलब बहुत ज़्यादा बास्केट है, बहुत ज़्यादा आइटम्स इसमें इंक्लूडेड होती हैं। ये इंटायर इकोनॉमी को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। ये मंथली या ईयरली बेसिस, मंथली या वीकली बेसिस पे आता है। वीकली आपका डब्ल्यूपीआई आता है और सीपीआई आपका मंथली बेसिस पे आता है, क्योंकि ये रीजनल होता है, स्पेसिफिक होता है। बट ये जो है ये ईयरली या क्वार्टरली आता है, और इट इंक्लूड सर्विसेज बट एक्सक्लूड द प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट जो भी हम आइटम कर रहे हैं उसमें उसको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो अभी हम अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं कि इस चैप्टर में और क्या है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका? ट्रांसफर पेमेंट। ये टर्म एक ऐसी है कि यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द ट्रांसफर पेमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, ट्रांसफर पेमेंट एक ऐसी पेमेंट होती है
कि जिसके बदले में आप कोई भी चीज़ आपको ना मिले, या यू कैन से दैट कि एक काइंड ऑफ पेमेंट फॉर विच नो गुड्स आर सर्विसेज इज रिसीव्ड आर एक्सचेंज। दिस इज द डेफिनेशन, लिख लेते हैं, ठीक है, कि एक वन वे पेमेंट होती है। ये क्या होती है? ये वन वे पेमेंट, वन वे पेमेंट ऑफ मनी फॉर विच नो गुड्स और सर्विसेज इज रिसीव्ड। आपने पेमेंट तो कर दी, लेकिन बदले में आपको कोई भी गुड्स या सर्विसेज आपने रिसीव नहीं हुई, या फिर आपने कोई एक्सचेंज नहीं किया, गुड्स के बदले में गुड्स आपने एक्सचेंज नहीं की हैं, उसको हम बोलेंगे वन वे पेमेंट ऑफ ट्रांसफर को हम बोलेंगे ट्रांसफर पेमेंट। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा फ्रेंड है कोई, मैंने उस फ्रेंड को अपने को 1000 रुपीज़ दे देता हूँ, लेकिन बदले में मैंने उसको एज आ मतलब एक उधार नहीं दिया है, ये मैंने उसको ऐसे ही दे दिया सपोज, तो इसके बदले में मैं उससे कुछ भी नहीं ले रहा, तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट। बदले में आप कोई सर्विसेज या कोई गुड्स आप एक्सचेंज नहीं कर रहे, दिस इज कॉल्ड एज वन वे पेमेंट। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट इसको क्यों यूज करती है? गवर्नमेंट इस ट्रांसफर ऑफ पेमेंट को, ट्रांसफर पेमेंट को इसलिए यूज करती है ताकि रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके इनकम को, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके इनकम को। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट लाया था यूनिवर्सल बेसिक इनकम। गूगल कीजिए क्या है ये, पढ़िए, इसके बारे में एग्जाम में आ सकता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम अंडर द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, अंडर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। तो ये मतलब जो ट्रांसफर पेमेंट है ये गवर्नमेंट ने इसलिए लाया ताकि वो मतलब इनकम को रिडिस्ट्रीब्यूट कर सके, मतलब फ्रॉम दोज हु हैव हाई मनी, दोज हु आर रिचर, उनसे लेके टैक्स के थ्रू सपोज उनसे पैसा लेके, तो सपोज पोअर पीपल को दे रही है, तो पोअर पीपल को इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से दैट पेंशन, इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, इन द यू कैन से दैट के स्कॉलरशिप हो गया, फिर उसके बाद कोई अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन हो गया, तो इस बेसिस पे ऊपर दे रही है और बदले में उनसे कोई भी चीज़ नहीं ले रही है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला पेंशन, देखिए गवर्नमेंट अगर पेंशन दे रही है तो पेंशन के बदले में कुछ ओल्ड सिटीजन से या वुमेन से कुछ ले रहा है, नहीं ले रहा। सेकंड देखिए मैं अगर बोलूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, तो अगर सपोज अभी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, 3,000 जो भी ग्रेजुएट हुए हैं उन सबको पे करे, तो बदले में तो उनसे कुछ नहीं ले रहा, तो इट मीन्स ये आल्सो कम्स अंडर द ट्रांसफर पेमेंट। थर्ड मैंने आपको क्या बोला, थर्ड मैंने आपको बोला स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, कि जो भी बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं सपोज उनको लैपटॉप मिल जाएगा, उनको इतना अमाउंट कैश मिलेगा, तो स्कॉलरशिप या वुमेन्स को मिल रही है, गर्ल्स को मिल रही है, ठीक है। तो ये जो आ रहा है ये आ जाएगा आपका ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट, क्योंकि इसके बदले में आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज ना ही एक्सचेंज कर रहे हैं ना ही रिसीव कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे ट्रांसफर पेमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर पेमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आता है अब इस चैप्टर में, इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ में डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ में आ जाएगा आपका डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड सेकंड आ जाएगा आपका डेवलपमेंट। अब व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ माय डियर स्टूडेंट ये एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। क्यों क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है? मींस यू कैन से दैट कि अगर जीडीपी किसी पर्टिकुलर कंट्री की बढ़ रही है, जीडीपी कंट्री की अगर क्या हुई है, अगर हाई है, ठीक है, जीडीपी राइज मतलब यू कैन से दैट कि अगर जीडीपी जो है वो राइज होगी तो कंट्री की ग्रोथ भी हाई होगी। अगर कोई इंडिविजुअल है, उसकी इनकम अगर बढ़ रही है, उसकी क्या इनकम अगर बढ़ रही है, ठीक है, उसका बिजनेस अच्छा खासा चलने लग गया, तो उसकी ग्रोथ भी होगी, उसकी ग्रोथ भी क्या होगी, फिर हाई होगी। तो मीन्स ये एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। क्वांटिटी को हम इसमें अज्यूम करते हैं, क्वांटिटी को इसमें हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके माय डियर स्टूडेंट्स बेनिफिट ये है कि वेल्थ क्रिएशन होगी, उसके बाद देखिए जॉब क्रिएट्स होंगे, ठीक है, और उसके बाद इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? देखिए ग्रोथ होगी तो यू कैन से दैट कि इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी,
रिच गेट्स रिचर एंड पोर बिकम्स पोर, बिकॉज रिच के पास ज़्यादा मनी होगी, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा तो ज़्यादा उसका इनकम होगी, तो मतलब वो डे बाय डे उसके पास उसकी ग्रोथ होती जाएगी, तो वो रिच होता जाएगा। लेकिन पोर जो होगा उसके पास तो इन्वेस्ट करने के लिए ही नहीं होगा, तो कहाँ से फिर वो रिच होगा। तो इट मीन्स इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी, मतलब अगर देखिए आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे तो सपोज आप वाटर को पोल्यूट करेंगे, आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे, साइल को पोल्यूट करेंगे, एटमॉस्फेयर को कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रीज खोलिए तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होगा, मतलब एटमॉस्फेयर भी आपका पोल्यूट होगा, और इवन यू कैन से दैट के मेंटल स्ट्रेस होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, किसकी बात करूं, डेवलपमेंट की, तो फर्स्ट चीज ये क्वालिटेटिव, क्वालिटी को डिटरमाइन कर, क्वालिटी को कंसिडर करते हैं, क्वालिटी की बात करता है, क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। ये कहता हूँ कि डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट है जिसमें हम ना सिर्फ इनकम को इंक्लूड करते हैं बल्कि हेल्थ, सैनिटेशन और एजुकेशन को भी इंक्लूड करते हैं। उसके बाद ये इस डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने और महबूबुल हक ने एक टर्म काइंड की जिसको बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। और इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे हम किसी कंट्री को नंबर करते हैं कि उसकी इकोनॉमी कैसे है, उसका एजुकेशन, उसका हेल्थ, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें कैसी हैं। तो ये HDI टर्म या ये किसने, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने डेवलप किया, ये 1990 में महबूबुल हक और अमर्त्य सेन ने डेवलप किया, और इसको सिंस 1993 से इसको UNDP यूज़ कर रहा है अपनी एनुअल रिपोर्ट में। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखिए कि अभी इंडिया की नंबरिंग क्या है HDI में, जो HDI इंडेक्स रिलीज कौन करता है, UNDP। उसके बाद देखिए अदर इंडाइसेस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर मेजरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो है आपका GNH, ग्रास नेशनल हैप्पीनेस, ग्रास नेशनल हैप्पीनेस। देन GPI मीन्स जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर, जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर। थर्ड इज आपका SPI, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, एंड फोर्थ इज HI, हैप्पीनेस इंडेक्स। ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम के जो ग्रुप है वहाँ पे इन इंडेक्सेस के बारे में इनको रिलीज़ कौन करता है, ठीक है, ये मैं वहाँ पे डाल दूंगा और इस लेक्चर्स की PDF भी डाल दूंगा। तो आप टेलीग्राम लिंक जो है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। तो इस चैनल को शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो भी न्यूली वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। थैंक यू।